हेलो हेलो माइक चेक। हेलो हेलो माइक चेक। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? वेरी 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 गुड इवनिंग सभी को। कैसे है सभी? क्या हाल चाल सभी के? हेलो 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 हेलो। चलिए, बढ़िया, मस्त, मजे में। गले में फ्रिक्शन अब नहीं है, वो इतना फ्रिक्शन तो परमानेंट ही हो गया अब। हम बढ़िया है, मस्त मजे में। रितेश बेटा, हो सकता है आपके एक ही टेस्ट दिया हो आपने, और एक ही टेस्ट में आपके 650 नंबर हो, बाकी सारे टेस्ट ना दिए हो आपने, इस वजह से एक दो टेस्ट और दो, अपने आप इंक्लूड हो जाओगे। ए स्टार बैच के बारे में फिर से बता देता हूं आप लोगों को, काफी बार मैं पहले भी बोल चुका हूं, दिल पे लेने वाली बात नहीं है। अगर आपका ए स्टार बैच में नहीं हो रहा है तो नहीं हुआ हो, तो आपके जो भी बच्चे गए हैं ए स्टार बैच में, उन लोगों की कम्पिटिटिव, मतलब कि जितने टेस्ट दिए उन्हें, उन सबके एवरेज मार्क्स लिए गए हैं। आप भी एक टेस्ट अच्छे से दीजिए। आपका अगर एवरेज मार्क्स 450 500 के ऊपर चले जाएगा तो आप ऑलरेडी उस बैच में आ जाओगे, है ना। एक टेस्ट में 650 नंबर लाने से कुछ नहीं होता है। आपके हर टेस्ट में मार्क्स, मतलब जो जितने टेस्ट हो चुके हैं, तो उनका औसत कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए, अब हम उस विषय पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम हमारी क्लास पे चर्चा करना चाहेंगे। हम द्रव्यमान केंद्र और संघटन पढ़ रहे थे। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो हमारा मेन मोटिव था, एक दो दिन के अंदर वाला चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम क्लास 12th शुरू करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और टॉपिक पे आज क्लास के बीच में ही कभी भी, हाँ, जब भी मेरे को टाइम सा मिलेगा, तो मैं एक और टॉपिक पे चर्चा करूंगा कि काफी सारे ऐसे बच्चे जिनके जो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जिनके मार्क्स जो है 250 300 350 के ऊपर बढ़ ही नहीं रहे। सर मैंने 3-4 टेस्ट दे दिए, मेरे मार्क्स 350 के ऊपर जा ही नहीं रहे हैं। तो उनको क्या करना होगा, वो अपने मार्क्स 450 500 के करीब कैसे ले जा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो, केमिस्ट्री वाले भैया, हाँ, केमिस्ट्री वाले भैया ने अब बोल दिया कि सर आप ही ले लिया करो 4 बजे क्लास। तो हमने ठीक है भैया, अब उन्हें कुछ 4 बजे, मेरे को लग रहा है आजकल काम आ जाता है, तो मैं ही अब 4 बजे क्लास ले लिया करूंगा। और बढ़िया है ना, तो फिजिक्स की क्लास पहले हो जाएगी एकदम फ्रेश माइंड से, फिर उसके बाद में आप लोगों की 5:45 बजे से केमिस्ट्री, और लास्ट में बायो की क्लास हुआ करेगी। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। हमें क्या पढ़ना है आज की क्लास में? आज की क्लास में हम रेखीय संवेग के संरक्षण नियम पर, रेखीय संवेग संरक्षण नियम पर चर्चा करेंगे। कल की क्लास में हम संघट देखेंगे, कल मतलब 2 क्लास और लेंगे हम, क्योंकि इस पर क्वेश्चन भी हम भाई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने होंगे। तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम आज हमारा मेन फोकस में रहने वाला है। द्रव्यमान केंद्र की गति में हमारे पास 1-2 प्रकार के और सवाल बचे हुए हैं, जो मैं आपको करवाने वाला हूं अभी, ठीक है। उसके बाद में स्टार्टिंग में आधा घंटा लगेगा हमें वो 2-3 सवाल करने में, और इसके अंदर रेखीय संवेग संरक्षण के नियम की ओर हम बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। द्रव्यमान केंद्र की गति में, द्रव्यमान केंद्र की गति में हमने कल बेसिक सी चर्चा करी थी। हमने बस ये समझा था कि सर अगर हमारे पास VCM, सेंटर ऑफ मास का वेग निकालना है, तो होगा m1v1 प्लस m2v2 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला देखा था और इससे हमने सवाल कर लिए थे। लेकिन अब हमें एक्चुअल में एक और नई बात समझनी है। क्या होता है, बहुत बार क्वेश्चन में द्रव्यमान केंद्र कहां विस्थापित होगा ये पूछ सकते हैं हमसे, या हमें क्वेश्चन में बोला जा सकता है कि कण गति नहीं कर रहा है, कण गति नहीं कर रहा है, मतलब कि चल नहीं रहा है, हमने उसे उठाकर चला दिया। सर इन दोनों में क्या अंतर है? जैसे देखो, मान के चलो कि मेरे पास 2 कण हैं। एक का द्रव्यमान m1 है जो चल रहा है v1 चाल से, एक का द्रव्यमान m2 है जो चल रहा है v2 चाल से। एक m1 है जो चल रहा है v1 चाल से, एक m2 है जो चल रहा है v2 चाल से, ठीक है।
अब ये दोनों जो है वो आगे की ओर गति कर रहे हैं, इनका द्रव्यमान केंद्र कहीं होगा, वो भी गति करेगा। ये पहले प्रकार का सवाल था जो हमने कर लिया। अब हमें कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा बोल सकता है कि मान के चलो मेरे पास यहां पर एक द्रव्यमान था m1, ये दूसरा द्रव्यमान था m2, ठीक है। एक द्रव्यमान m1 को मैंने कहीं खसका दिया, मतलब उठाकर यहां पर रख दिया डेल्टा x1 स्थिति पर। इस द्रव्यमान को मैंने खसका कर रख दिया डेल्टा x2 स्थिति पर। कहां रख दिया? डेल्टा x2 स्थिति, मतलब मैंने उठा कर रख दिया, इसको इधर उठा कर रख दिया, इसको इधर उठा कर रख दिया, या इसको इधर रख दिया, इसको इधर ले आया, मैं कहीं भी खसका सकता हूं मैं इन्हें। तो अब हमें बोलेंगे कि द्रव्यमान केंद्र कितना विस्थापित हुआ, ठीक है। दोनों प्रकार की चीज समझ में आ रही है। इसमें द्रव्यमान वास्तविकता में चल रहे थे, इसमें चल नहीं रहे, इसमें बस खसक रहे हैं, या मैं उठा कर रख रहा हूं। तो उस कंडीशन में हमसे पूछा जाएगा कि डेल्टा मतलब स्थिति में परिवर्तन कितना होगा। तो हम इसके लिए लिखेंगे डेल्टा एक्सियम जो होगा, सेंटर ऑफ मास की स्थिति में परिवर्तन होगा, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन में m1 प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला, ये हमारे लिए एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन चुका है, जिसके द्वारा हम द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में परिवर्तन निकाल सकते हैं, है ना। देखो हमारे पास वास्तविक फॉर्मूला क्या था? वास्तविक फॉर्मूला था एक्सियम जो होता है वो होता है m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया? हमने कर दिया डेल्टा एक्सियम, मतलब x में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन बराबर होगा m1 इंटू x की स्थिति में परिवर्तन प्लस m2 इंटू x की स्थिति में परिवर्तन। यह हमारे पास फॉर्मूला होने वाला है बटे में m1 प्लस m2। क्लियर है मामला? तो यह एक बेसिक सी बात है जो हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या नहीं दिख रहा बेटा? ये एक, चल मैं इसे नीचे उठा कर रख देता हूं, ठीक है। चल, अब हमें इसमें कभी कभी ऐसा भी सवाल आ सकता है कि हमें ऐसा बोलेगा कि मान के चलो यार, एक मोटू था एक पतलू था, एक इधर से x1 खसका, तो दूसरे को कितना विस्थापित किया जाए ताकि द्रव्यमान केंद्र परिवर्तित ना हो, ठीक है। इसमें दो प्रकार के सवाल होते हैं, दो प्रकार के सवाल होते हैं। तो पहले तो यह जो कंसेप्ट है, इस पे बिल्कुल आसान सा, बिल्कुल छुटकू सा क्वेश्चन करवा देता हूं मैं। हमें क्वेश्चन में बोला कि देखो इस सवाल को करने, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला भी आपको डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा मिलेगा, ये फॉर्मूला बनाया जाता है, लेकिन मैंने इसको डायरेक्ट करना सिखाऊंगा मैं आपको। क्यों? क्योंकि इसको डायरेक्ट किया जा सकता है। तो आपको क्वेश्चन में बोला कि मान के चलो एक मोटू है जो यहां से, है ना, मोटू का द्रव्यमान दिया गया है 80 किलो का, 100 किलो का मोटू कर लेते, चलो थोड़ा मोटा बना देते। 100 किलो का मोटू 5 मीटर आगे बढ़ा और 50 किलो का पतलू 4 मीटर आगे बढ़ा, तो द्रव्यमान केंद्र कितना विस्थापित होगा, ये बोला है आपको, ठीक है। तो देखो इसको करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप पहले इन दोनों का द्रव्यमान केंद्र निकालो, फिर निकालो कि भैया ये इतना आगे बढ़ा, ये इतना आगे बढ़ा, फिर नया द्रव्यमान केंद्र कहां आएगा वो निकालो, और फिर इन दोनों को माइनस करो। या डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट कर सकते हैं, डेल्टा एक्ससीएम जो होगा वो बराबर होगा m1 डेल्टा x1 मतलब कि स्थिति में परिवर्तन प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। तो क्या आएंगे आंसर, क्या आएंगी वैल्यूज? तो सर ये लिखेंगे हम m1 है 100 किलो का, ये कितना खसका, देखो मैं ये क्या बोल रहा हूं, ये खसका तो द्रव्यमान केंद्र खसका, ये सब खसका वाला फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? ये खसका हुआ फॉर्मूला है। ये कौन सा फॉर्मूला था? ये वास्तविक फॉर्मूला था, जहां पर है वाला फॉर्मूला था। ये खसका हुआ फॉर्मूला है ना। खसका हुआ तो हमारे बोलते जो दिमाग से खसका हुआ, दिमाग से खसका हुआ तो थोड़ा सा साइड लाइन हो गया, है ना, नेचुरल से अलग है, दिमाग से खसकेल आदमी है ये तो वैसे ये वाला फॉर्मूला भी खसकेल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको क्या बताएगा कि खसकना या खसकाना कितना है, तो कितना शिफ्ट हुआ, कितना खसक गया। तो सर ये खसका 5 मीटर प्लस 5 किलो वाला
सॉरी 50 किलो वाला खसका 4 मीटर बटे में 100 प्लस 50, ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, अब इसमें अगर हमें ऐसा बोलता, इसको सॉल्व कर पाओगे ना सभी? अगर हमें ऐसा बोलता कि ये 5 मीटर आगे खसका, ये 4 मीटर इधर खसका, तो क्या करते? सर एक पॉजिटिव में खसका है, एक नेगेटिव में खसका है, तो यहां पर हम -4 कर देते। क्या कर देते? -4 कर देते। ठीक है, चलो पहले ये बताओ इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर कितना आएगा? सर मैं चाहूं तो यहां से लिख सकता हूं 500 प्लस 4 इंटू 50 200 बटे में 150, यह हो जाएगा 700 बटे में 150, यह 1 0 से 0 कट जाएगा, 70 बटे में 15, 70 बटे में 15, या आप इसे लिख सकते हो 1 और 6 16 बटे में 5, नहीं 16 बटे में 3, या आप इसे लिख सकते हो 5.66 मीटर, 5.66 मीटर। एक बार चेक कर लो कितना आ रहा है यहां पर। अच्छा 1 मिनट, यहां पर ये हो जाएगा एक दिया नहीं, यहां पर 14 बटे में 3 हो जाएगा, 2 बचेगा, बिल्कुल सही बात। तो 14 बटे में 3, या मैं इसे लिख सकता हूं 4.66 मीटर, 4.66 मीटर आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम इस तरीके से ये निकाल पाए कि अगर ये खसक रहा है वो खसक रहा है तो द्रव्यमान केंद्र कहां खसेगा। अब इस क्वेश्चन में हमको एक से ज्यादा द्रव्यमान या 2 से ज्यादा द्रव्यमान भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकता है? 4, 5, 8 द्रव्यमान भी हो सकता है, तो उन सब के लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा। इसमें प्लस m2 डेल्टा x3 डेल्टा x4 करते जाएंगे। अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा था, एक और प्रकार का सवाल इसमें कैसा बन सकता है? देखिए दूसरे प्रकार का सवाल। क्या पहले प्रकार का सवाल सभी को समझ में आ गया? अगर हां तो अब दूसरे प्रकार का सवाल क्या होगा? सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम रख रहा हूं मैं, सारी वैल्यूज भी सेम रख लेता हूं मैं, है ना। बस मैं यहां पर आपसे छोटी सी अलग बात पूछने वाला हूं, छोटी सी अलग बात पूछने वाला हूं। क्या क्वेश्चन में बोला, आप चाहो तो स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, यदि एक रोड पर या एक समतल सड़क पर एक मोटू और एक पतलू खड़े हैं, एक मोटू और एक पतलू खड़े हैं, यदि मोटू, थोड़ा सा एक वैल्यू परिवर्तित कर देता हूं ताकि आंसर आपका खूबसूरत बन जाए। क्या सुंदरता सभी को पसंद है? हाँ भाई, सुंदर बनेगा क्या? बोल, बनेगा क्या? चलो ठीक है, वैसे ही सुंदर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सेम रहने दो। तो यहां पर हमें बोला कि यदि मोटू, स्टेटमेंट लिख लो, यदि मोटू, नरेंद्र गोस्वामी क्लास में आए हो लेट, बार बार कमेंट करके स्पैम ना करो वरना हो सकते हो गेट आउट। यहां पर मोटू, 100 किलो का मोटू 5 मीटर आगे की ओर, लिख लो, 100 किलो का मोटू 5 मीटर आगे की ओर जाता है, तब पतलू को किस दिशा में और कितना चलना चाहिए? तब पतलू को किस दिशा में और कितना चलना चाहिए ताकि इनका द्रव्यमान केंद्र ना बदले, या द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में परिवर्तन ना हो, ताकि इनका द्रव्यमान केंद्र ना बदले। या द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में परिवर्तन ना हो, ताकि इनके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अब जब भी ऐसा सवाल आए कि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मतलब डेल्टा एक्सियम जो होगा वो 0 हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्सीएम 0 हो जाएगा। तो अब जो मैं बता रहा हूं आप उसको हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रख सकते हो, क्या डेल्टा एक्सीएम 0 होना चाहिए। तो डेल्टा एक्सीएम अगर 0 होगा तो मैं यहां पर लिख सकता हूं सर ये 0 हो गया है, मतलब कि इस फॉर्मूले में देखो ध्यान समझना, यहां जगह है क्या, हाँ यहां पर ही मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और समझा देता हूं, फिर हम क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे। यदि यहां पर भी लिख देता हूं मैं, यदि डेल्टा एक्सीएम 0 होगा मतलब सेंटर ऑफ मास नहीं हिल रहा है, डेल्टा एक्सीएम 0 होगा। तो डेल्टा एक्सीएम 0 होगा तो इसका तात्पर्य यह है कि देखो यार, क्या m1 और m1 प्लस m2 तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 0 में चलेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन में m1 प्लस m2 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, 0 होना चाहिए। तो ये पूरा पद उसमें उठ कर जाएगा, तो गया 0 हो गया। तो अब क्या बचा, अब बचा m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर होना चाहिए 0 के। ये बात हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, डायरेक्ट लगा सकते हैं। और आप चाहो तो और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हो, क्या कि अगर हमने ये लिखा तो हम लिख सकते हैं m1 डेल्टा x1 बराबर होगा माइनस m2 डेल्टा x2 के, या मैं यहां से डेल्टा x2 लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, m1 डेल्टा x1 अपॉन में m2 नेगेटिव साइन के साथ। किसके साथ, नेगेटिव साइन के साथ। तो यहां पर अगर हम नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सर, यहां पर हो जाएगा m1 डेल्टा x1 अपॉन में m2 और ये हो जाएगा डेल्टा x2 के बराबर। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा x2 के बराबर। ओके, अब यहां पर एक बात हमें समझ में आई, पहले इसको फील करते। एक बात समझ में आई कि सर x2 डेल्टा x2 मतलब दूसरा कितना विस्थापित होगा, डेल्टा x1 पहला कितना विस्थापित हुआ। तो अगर डेल्टा x2 देखूं मैं तो क्या वो हमेशा नेगेटिव आने वाला है, हाँ सर हमेशा नेगेटिव आने वाला है। तो ये एक कॉमन सेंस की बात है हमारे लिए कि यार इन दोनों का द्रव्यमान केंद्र कहां होगा, सर इन दोनों का द्रव्यमान केंद्र कहीं कहीं होगा, यहां पर कहीं, यहां पर कहीं, यहां पर कहीं भी हो सकता। चलो मैंने बोला यहां पर कहीं है। तो अगर ये इधर खसका है और अगर ये भी आगे चले गया तो इनका द्रव्यमान केंद्र आगे चले जाएगा, आगे चले जाएगा। जैसे देखो हम इसको फिर से एक बार फील कर, ओ हो कोई हमारा स्केल चोरी कर ले गया यहां से। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। चलो ठीक है, अब इससे करने की कोशिश करते हैं हम, है ना। क्या होगा, हमारे पास मान के चलो पहले नॉर्मल वाली स्थितियां थी सारी। तो यहां पर ये रॉड थी, ठीक है, ध्यान समझना, ये रॉड थी, इसको हमने यहां पे बैलेंस कर रखा था। कुछ द्रव्यमान इधर है, कुछ द्रव्यमान इधर है। अगर इधर वाले द्रव्यमान को मैंने आगे की ओर खसकाया, तो क्या इधर वाले द्रव्यमान को भी मुझे द्रव्यमान केंद्र की ओर खसकाना चाहिए, वरना यह फिर से बैलेंसिंग गड़बड़ हो जाएगी, बैलेंसिंग गड़बड़ हो जाएगी। क्या ये बात मैं सही बोल रहा हूं कि अगर मैंने यहां पर अब ये तो इसके अंदर जाएगा भी नहीं, मामला ही गड़बड़ हो गया। चलो अब ऐसे ही फील करने की कोशिश करो। अगर मैंने यहां पर एक द्रव्यमान रख दिया, ये मेरा हाथ मान के चलो एक द्रव्यमान है, उंगली रख रहा हूं, तो क्या ये घूमने लगेगा, क्या ये बैलेंसिंग गड़बड़ होने लग जाएगी। तो अगर इसे मैं बैलेंस करना चाहता हूं तो इधर वाला द्रव्यमान भी मैं आगे की तरफ ले आऊं। देखो अब मैंने यहां पे उंगली रख दी, तो दोनों तरफ दूरियां आपस में कम हो जाए ताकि द्रव्यमान केंद्र वहीं बना रहे। वरना क्या होगा सर, वरना अगर ये नहीं खसका तो अल्टीमेटली अगर ये आदमी यहां आ गया तो इन दोनों का द्रव्यमान केंद्र कहीं यहां चले जाएगा। तो द्रव्यमान केंद्र को वहीं बनाए रखने के लिए, द्रव्यमान केंद्र को यहीं बनाए रखने के लिए आपको छोटे वाले या दूसरे वाले द्रव्यमान को भी पास लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पास लाना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी। इसीलिए यहां पर ये नेगेटिव साइन भी आ रहा है, इसलिए क्या आ गया, नेगेटिव साइन भी आ गया। नेगेटिव साइन दिशा दिखा रही है, बिल्कुल सही बात, कि अगर ये पॉजिटिव में खसका तो इसे नेगेटिव में खसकाना पड़ेगा ताकि द्रव्यमान केंद्र वहीं बना रहे, द्रव्यमान केंद्र कहां रहे, वहीं बना रहे। आई बात समझ में, है ना। तो अब इस चीज के लिए हम यहां पर सीधे सीधे सॉल्व कर लिख सकते हैं m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर होना चाहिए 0 के, या
या हम यहां पर लिखेंगे m1 कितना है सर 100 किलो इंटू 5 मीटर चल गया ये, बराबर होगा -m2 कितना है -50 इंटू डेल्टा x2। तो -50 नीचे आ जाएगा, तो 100 इंटू 5 बटे में -50 कट कर हो जाएगा 2, ये हो गया डेल्टा x2, या हो गया -7 मीटर। कितना आ गया -7 मीटर है ना। तो अगर ये -7 मीटर आगे जाएगा तब इनका द्रव्यमान केंद्र वहीं का वहीं बनाए रहेगा, ठीक है। दूसरी बात फील ये कर सकते थे, -10 आ रहा है या -7 आ रहा है, क्या आ रहा है 10 होगा, हाँ 10 होगा, बिल्कुल सही बात। ये 7 किसने कमेंट कर दिया था, 10 मीटर, बहुत ही बढ़िया, -10 मीटर। तो अब यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां अगर यह 5 मीटर खसका तो इसे 10 मीटर आगे खसकना पड़ेगा, तब जाके द्रव्यमान केंद्र वहीं बना रहेगा, वरना द्रव्यमान केंद्र हिल जाएगा। अच्छा, अब इस चीज को और कैसे फील कर सकते हैं सर, फीलिंग क्या आएगी, फीलिंग यह है बेटा कि अगर मान के चले मोटा है तो मोटा कम चलेगा, अगर मान के चल मोटा 5 मीटर चला तो उसका द्रव्यमान केंद्र कुछ खसकने जा रहा था, उसको वहीं बनाए रखने के लिए पतले को या कम द्रव्यमान वाले को ज्यादा चलना पड़ेगा, तब जाके द्रव्यमान केंद्र वहीं बना रहेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर हमने पहले भी सीखा था, अगर आपको याद हो तो हमने सीखा था m1r1 बराबर होता है m2r2 के। क्या ये बात सीखी थी हमने कि सर अगर द्रव्यमान केंद्र यहां पर है, इसकी दूरी r1 है, इसकी दूरी r2 है, तो बड़े वाले द्रव्यमान से दूरी कम होती है और छोटे वाले द्रव्यमान से दूरी ज्यादा होती है। तो इसको हम वहां पर भी कनेक्ट कर सकते हैं कि सर अगर हमारे पास बड़ा वाला द्रव्यमान है, बड़ा वाला द्रव्यमान कम खसकेगा और छोटा वाला द्रव्यमान को ज्यादा खसकना पड़ेगा, तब जाकर द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा, द्रव्यमान केंद्र वहीं रहेगा, ठीक है। -10 आया मतलब कि इसे इस तरफ आना पड़ेगा, इस तरफ आना पड़ेगा। क्या सभी को इस सवाल का पूरा और जबरदस्त फील है? क्या सभी को इस सवाल का पूरा और जबरदस्त फील है? अगर हां तो एक और सवाल हम करना चाहेंगे, एक और पहले रोमांचकारी सवाल करना चाहेंगे। ये होमवर्क में आपको डाला गया था इस प्रकार का सवाल ना, फिर उसके बाद में हम एक और मतलब 2 सवाल और हमारे बचते, फिर हम आगे बढ़कर संवेग संरक्षण पर जाएंगे, ठीक है। चलो देखो तो क्या कह रहा है ये सवाल, 4:40 पे क्या होगा? अरे लड़के, अब ये इसको अभी भी उम्मीद है मैच चालू हो जाएगा। यहां पर ध्यान दे, 2 गोलाकार पिंड के द्रव्यमान क्रमशः m तथा 5m है, एक m है एक 5m है, ओके। इनकी त्रिज्या क्रमशः r और 2r है, एक की त्रिज्या r है एक की त्रिज्या 2r है ना। फिर बोला है कि इन दोनों को मुक्त आकाश में नीचे गिराया जाता है और इन दोनों के केंद्रों के बीच में प्रारंभिक दूरी 12 r है। यदि ये दोनों एक दूसरे को केवल गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा आकर्षित करते तो टक्कर से पूर्व छोटे वाले द्रव्यमान द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, ठीक है। होमवर्क आ गया बेटा, ऐप में एक बार आप चेक कर लीजिए, ठीक है। क्या है ये सवाल, क्या कहना चाह रहा है ये सवाल, है ना। देखो क्या हो रहा है कि हमें बोला क्वेश्चन में कि यहां पर 2 द्रव्यमान है, 2 द्रव्यमान। आप ऐसा समझो कि मेरे पास 2 चुंबक है, इसको ऐसा आप ज्यादा फील कर सकते हो। 2 चुंबक है मेरे पास, एक छोटा चुंबक है एक बड़ा चुंबक है, ठीक है। ये दोनों कहीं रखे हुए थे एक दूसरे से दूर, मैंने इन्हें जैसे ही छोड़ा तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ भागेंगे और चिपक जाएंगे, एक दूसरे की तरफ भागेंगे और एक दूसरे से चिपक जाएंगे। अगर आपने इस चीज को फील किया तो, अब मुझे नहीं पता यार ये वाले चुंबक आते हैं कि नहीं आजकल, लेकिन बीच में है ना, जब मैं शायद कॉलेज के 1st 2nd ईयर में था या शायद 11th 12th में था, तब ये इस प्रकार के चुंबक मार्केट में बहुत मिलने लगे थे। काले कलर के ऐसे 2 चुंबक होते थे, है ना। अगर आप में से किसी ने देखे हो तो बताओ भाई, ऐसे 2 चुंबक होते थे काले कलर के, और उनको जैसे ही हवा में उछालो तो एक दूसरे के ऊपर जाके चिपकते तो टर या तड़ की आवाज करते थे, है ना। फिर उनको दूर करो
फिर हवा में फेंको या एक दूसरे के टेबल पे एक दूसरे की तरफ रोल कर दो। तो जैसे एक दूसरे की तरफ रोल करेंगे तो तर की आवाज करके एक दूसरे की तरफ चिपक जाते थे। ठीक है, अब वो तर की आवाज क्यों आती थी? क्योंकि एक्चुअल में इनका शेप ऐसा था, ऐसा शेप था, तो अट्रैक्शन होता था और उसके बाद में खुद का भी कुछ मोमेंटम रहता था, तो इसकी वजह से वो अट्रैक्शन रिपल्शन और अल्टीमेटली एक दूसरे की तरफ चिपक जाते थे। देखे, बहुत किया है। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, चर की आवाज आती है, 50 रुपए में मिलते थे। बहुत बढ़िया। इधर ये दुकान खोल ली थी क्या तुमने चुंबक की? 50 रुपए में मिलते थे। चल, तो उसी प्रकार से ये भी दो द्रव्यमान है ना। देखो अब ये मुक्त आकाश में मतलब कि वहां पे पृथ्वी का कोई भी गुरुत्वाकर्षण नहीं है, कोई भी गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को छोड़ूंगा तो ये केवल और केवल आपसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे की तरफ आएंगे। आपसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे की तरफ आएंगे, है ना। आपसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे की तरफ आएंगे, कहने का मतलब क्या है? इन पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यदि मेरे पास नेट बाह्य बल शून्य होता, ध्यान समझना, वैसे यही संवेग संरक्षण का नियम होता है, इसको मैं आगे चलकर आपको और एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन एक बात समझो कि अगर मैं बोलूं कि नेट बाह्य बल शून्य है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नेट द्रव्यमान इंटू त्वरण शून्य होगा। और त्वरण शून्य होगा, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटे में समय, बराबर होगा शून्य के। या मैं लिख सकता हूं किसी के लिए भी वेग में परिवर्तन नहीं होगा, द्रव्यमान के अंदर का वेग में परिवर्तन नहीं होगा। और अगर वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब वेग क्या होता है? वेग होता है डेल्टा एक्स बटे में डेल्टा टी। तो मैं बोल रहा हूं वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब डेल्टा एक्स भी नहीं हो रहा है, मतलब द्रव्यमान केंद्र जो है, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो आप यहां पर एक SP स्टार करके पॉइंट लिख सकते हो। इसको बहुत डिटेल में, बस 2 क्वेश्चन के बाद में हम बहुत डिटेल में फिर से समझने वाले हैं। क्या? यदि एफ नेट या बाह्य बल एफ बाह्य शून्य होता है तब एक्स ये COM सेंटर ऑफ मास की स्थिति में परिवर्तन नहीं आता है, स्थिति में परिवर्तन नहीं आता है। नहीं होता, मतलब ये इस दुनिया में एक बहुत ही रोमांचकारी बात है जो तुम पता कर सकते हो। क्या? कि अगर किसी भी वस्तु पर बाह्य बल नहीं लग रहा है तो, या किसी भी निकाय पर पूरा बाह्य बल शून्य है, तो जब हम उसे छोड़ेंगे तो छोड़ने के बाद में वो कहां पर एक दूसरे पर आकर मिलेंगे? सर, वह उनके द्रव्यमान केंद्र पर आकर मिलेंगे। कहां मिलेंगे? द्रव्यमान केंद्र पर आकर मिलेंगे। मतलब कि अगर मान के चलो यहां पर मेरे पास 2 बिंदु वस्तुएं होती है ना, ऐसा, इसको और एग्जांपल से समझते। मान के चलो मेरे पास यहां पर एक M1 वस्तु है जिसका द्रव्यमान M1 मैंने बोला ज्यादा है M2 से। ये एक M2 द्रव्यमान है, छुटका मतलब बिंदु द्रव्यमान है, बिंदु पिंड है। और यहां पर इनका द्रव्यमान केंद्र है, इनका सेंटर ऑफ मास है। ये है R1 दूरी, ये है R2 दूरी। ठीक है, जैसे ही मैं इन्हें छोड़ूंगा तो ये क्या होगा? ये आपसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होगा? आपसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होगा? यह एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे, और यहां पर एक कहां पर मिलेंगे? सर, कौन कितना चलेगा? तो देखो अभी वाली बात को हमने फील भी किया कि अगर सेंटर ऑफ मास को गति नहीं करना है तो मोटा कम चलेगा, पतला ज्यादा चलेगा। या मैं बोल सकता हूं भारी द्रव्यमान कम चलेगा, हल्का द्रव्यमान ज्यादा चलेगा। और ये दोनों एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास पे आके चिपकेंगे एक दूसरे से, एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास पर आकर टकराएंगे एक दूसरे से। क्या ये छोटी सी बात सभी को है चमकती बहुत ही जोरों से? क्या बोल रहा हूं मैं कि ये जब एक दूसरे से
टकराएंगे तो कहां पर टकराएंगे, कहां पर टकराएंगे, सेंटर ऑफ मास पर ही टकराएंगे हमेशा। सेंटर ऑफ मास इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। पहली बात तो हमने समझी, सारा द्रव्यमान उठा के वहां पर रख सकते हैं। और क्या सिग्निफिकेंस है सेंटर ऑफ मास का, और क्या सिग्निफिकेंस है सेंटर ऑफ मास का, कि ये वह बिंदु है जहां पर अगर ऐसा समझ, दोनों बातें होंगी, उल्टा भी होगा सीधा भी होगा। क्या पहले क्या कर रहा हूं मैं, कि मान के तो मेरे पास यहां पे 50 द्रव्यमान है, एक वहां रखा, 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 एक वहां रखा हुआ है, ठीक है। फिर अगर कोई भी बल नहीं लग रहा, इनके ऊपर बाह्य बल नहीं लग रहा, लेकिन आपस में आकर्षण बल के कारण यह गति कर रहे, तो अल्टीमेटली सब आके सेंटर ऑफ मास पे ही मिलेंगे हमेशा, ठीक है। आप इस चीज को ऐसा समझ सकते हो कि अगर मान के चलो आप क्लास 12th में थे, है ना, क्लास 12th में थे, तो क्लास 12th आपकी खत्म हुई, सारे दोस्त जितने भी 8-10 तुम दोस्त थे, सारे दोस्त अलग अलग जगह पर कॉलेज में चले गए, कोई एम्स में चले गया, कोई आईआईटी में चले गया, कोई फॉरेन चलेगा। लेकिन जब गर्मी की छुट्टियां होंगी या जब समर ब्रेक होगा या कॉलेज का ब्रेक होगा, सब के सब एक ही जगह पर आके मिलेंगे जहां पर आप लोगों का सेंटर होगा, और वह बिंदु हम एक तरीके से आपका सेंटर ऑफ मास मान सकते हो कि आप सब निकले वहीं से थे और वही आपका सेंटर है, सब लोग वहीं आकर मिलेंगे एक बार, ठीक है। तो ये ऐसा ही कुछ यहां पर भी होगा, सब लोग कहां मिलेंगे, हमेशा सेंटर ऑफ मास पे मिलेंगे सभी कण। तो या इसमें भी वही होगा कि सर अब हमारे पास देखो, ये सवाल आसान था, ये सवाल आसान था, इससे R1 चलना होगा, इससे R2 चलना होगा, ये मिल गए। लेकिन अब जो क्वेश्चन है उसमें क्या, उसमें एक छोटा पिंड है, एक बड़ा पिंड है ना। अब ये दोनों बड़े बड़े गोले हैं। तो अगर मान के चल इनका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर आया, इनका सेंटर ऑफ मास कहां है, यहां पर कहीं आया, तो यह सेंटर ऑफ मास, मैंने बोला कि यार ये वाली जो दूरी है वह x1 है और ये वाली जो दूरी है वह x2 है ना। अब इसको अगर तुम सोचने जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि सर ये बड़ी बड़ी बॉल है, ये बिंदु द्रव्यमान से सारे यहां पर आकर मिल गए, लेकिन ये बड़ी बड़ी बॉल है, तो ये सेंटर ऑफ मास इनका कहां पर कैसे आएगा। सर ऐसा होगा कि ये इनका सेंटर ऑफ मास यहां गिर गया और छोटी वाली बॉल चलकर यहां तक आ गई और बड़ी वाली बॉल यहां पर आ गई, ये कहीं ना कहीं ऐसे टकराएंगे। तो इसको कैलकुलेट करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने जो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट पढ़ा उसी का यूज करेंगे। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर छोटे वाले द्रव्यमान, ये M1 द्रव्यमान है, ये M2 द्रव्यमान है ना, या 2M द्रव्यमान था ना, ये 5M द्रव्यमान है, क्वेश्चन बोला ना, एक द्रव्यमान A में, एक द्रव्यमान 5M। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर M वाले द्रव्यमान को x1 चलना पड़ेगा और 5M द्रव्यमान को x2 चलना पड़ेगा अगर इन्हें मिलना है। तो x1 x2 भी बोल सकता हूं, R1 R2 भी बोल सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो, है ना। अगर ऊपर R1 R2 लिखा तो नीचे भी R1 R2 लिख देते ताकि आने वाले समय में आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। R1 R2 से ही चिन्हित कर देते। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इनका सेंटर ऑफ मास जो होगा सर कहां पे मिलेंगे, सेंटर ऑफ मास पे। तो अभी चलने से जो सेंटर ऑफ मास नहीं हिल रहा, तो मैं को यहां पर लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, M1 डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2 बराबर होगा 0 के। या M1 जो है वो M है सर, इंटू कितना चला R1 प्लस 5M इंटू माइनस R2 क्यों कर दिया मैंने, खुद के कॉमन सेंस से बोल दिया सर कि R2 नेगेटिव में होगा। हाँ, सेंटर ऑफ मास बड़े वाले के करीब होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, मैं वैसे भी वो रफ डायग्राम है। चलो एक बच्चे ने दिल पे ले लिया, बोले सर इसे तो यहां बना ले भाई, यहां बना दिया, हाँ लो भाई, ठीक है, खुश। देखो तो अब यहां पर ये R1 है, ये R2 चलेंगे। तो अब हम यहां पर इसमें R1 R2 की वैल्यू तो निकाल सकते हैं, लेकिन सर R1 R2 है क्या, कैसे पता करेंगे। तो अब क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज दी हुई है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि यार ये वाली जो दूरी है वो R है, ये वाली जो दूरी है वो 2R है। ये क्वेश्चन ये सब मैं घर से नहीं लेकर आया, लिखा हुआ है, देख, एक की त्रिज्या R है, एक की त्रिज्या 2R है, और इनके बीच में प्रारंभिक दूरी 12R है। ये सब आपको ये डायग्राम में भी दिया हुआ है, ये R है, ये 2R है, और इनके बीच में यहां से यहां तक की प्रारंभिक दूरी 12R है। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि ये R है, ये 2R है, और यहां से यहां तक की टोटल दूरी जो है सर, टोटल दूरी जो है वो कितनी है, टोटल दूरी कितनी है सर, जो टोटल दूरी है वह 12R है। कितनी है, 12R है। क्या ये सभी को समझ में आया, क्वेश्चन में दिया हुआ ऐसा कैसा, क्वेश्चन में दिया हुआ ऐसा कैसा, है ना। अच्छा एक मिनट यार, मैं यहां से
इनको दूरी जो है ना वो यहां से माप देता हूं R1 R2 ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एक्चुअल में ये टकराएंगे कहां पर, सिर्फ टकराएंगे तो ये यहीं पर ही टकरा जाएंगे, ठीक है। मतलब ये वाला द्रव्यमान चलेगा लेकिन टकराएगी क्या, सतह से सतह टकरा जाएगी, इसलिए मैंने वो R1 R2 कर दिया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये R है, ये 2R है, ये 12R है, तो बीच में जो दूरी बचेगी इनके वो कितनी बचेगी, वो बचेगी सर 12R माइनस 3R या बराबर होगा 9R के। ये R है, ये 2R है, ये 12R है, यहां से यहां तक, तो बचा कितना, बचा 9R। कितना बचा, 9R, ठीक है। तो क्या मैं अब ऐसा बोल सकता हूं, ये मेरे पास R1 R2 में एक संबंध है, ये M R1 बराबर होगा 5M R2 के, M से M कट गया, R1 बराबर हो गया 5 R2 के, पहली इक्वेशन आप इसे बोल दो। और दूसरी इक्वेशन बना सकते हो कि सर ये चलेगा R1, वो चलेगा R2, और R1 प्लस R2 9R के बराबर होना चाहिए, 9 कैपिटल R के बराबर होना चाहिए, 9 इंटू कैपिटल R के बराबर होना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, है ना, इसमें अब हमारे पास R1 R2 है, ये दोनों टकरा गए हैं, तो ये दोनों टकराएंगे, ये यहां पर कहीं मिलेंगे, कहां पर मिलेंगे सर, ये वाला जो है ये यहां से इधर तक चल कर आएगा, उधर वाला इधर तक चल कर आएगा, और यहां पर अल्टीमेटली हम लिख सकते हैं R1 की जगह लिख सकते हैं 5R2 प्लस R2 बराबर होगा 9R के, या मैं लिखूंगा 6R2 बराबर होगा 9R के, या R2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9/6R या 3/2, या मैं 1.5R लिख सकता हूं, 1.5R। मतलब बड़ा वाला द्रव्यमान जो है 1.5R चलेगा, 1.5R चलेगा, और छोटा वाला द्रव्यमान जो है वह R1 जो है वो कितना चलने वाला है, R1 जो है सर वो 5R2 के बराबर है, या इसका 5 गुणा कर लू मैं तो 5 इंटू 1.5 करूंगा, मतलब 7.5R हो जाएगा। मतलब मेरा आंसर जो है वो 7.5 है कि छोटा वाला द्रव्यमान कितना चलेगा, 7.5 चलेगा। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, एक बार फिर से फटाफट देख लेंगे सभी बच्चे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है हमें कि यहां पर एक R त्रिज्या है, यहां पर एक 2R त्रिज्या है, यहां पर M द्रव्यमान है, यहां पर 5M द्रव्यमान है। अब यहां पर इन दोनों के बीच में केंद्र से केंद्र के बीच में 12R दूरी थी, कैपिटल R के रूप में दूरी दी गई है। जब हम इसे छोड़ेंगे तो टकराएंगे। अब टकराएंगे कहां पर सर, टकराएंगे इनके सेंटर ऑफ मास पर, है ना। कहां पर टकराएंगे, सेंटर ऑफ मास पर टकराएंगे। तो सेंटर ऑफ मास पर टकराएंगे, डायरेक्ट भी 9 माइनस 12, हाँ वो भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, 9 माइनस 1.5 भी कर सकते हो, दोनों बात बराबर ही है। तो अब ये दोनों टकराएंगे कहां पर, ये टकराएंगे इनके सेंटर ऑफ मास पर। तो ये कितना चलेगा, ये कितना चलेगा, निकालना है। तो चला कितना सर, चला कितना, तो एक्चुअल में है ना, मैंने पहले दूरी यहां से ली थी, लेकिन उसमें फिर ये होता कि जब टकराते तो फिर मुझे माइनस करना पड़ती दूरी। देख दोनों बात बराबर ही है, आप चाहो तो दूरी यहां से भी ले सकते हो, आप चाहो तो यहां से भी दूरी ले सकते हो, लेकिन फिर उसमें माइनस करना पड़ेगा आपको दूसरी वाली दूरी। बात बराबरी कैसे सर, देखो अगर मैंने बोला कि ये दोनों जब चले, ये दोनों चले, तो ये यहां पर ये बड़ा वाला द्रव्यमान था, ये छोटा वाला द्रव्यमान था, तो जब टकराएंगे तो टकराने पर क्या होगा, अगर मैंने दूरी सेंटर से सेंटर तक मापी तो मेरे को बोलना पड़ेगा ये R1 हो जाएगा और ये वाला R2 हो जाएगा। तो बीच में फिर से कितना बचा, बीच में R और 2R, मतलब ये बीच में फिर से 3R बचा। तो मतलब R1 प्लस 3R प्लस R2 बराबर होगा 12R के मेरे पास, यहां से यहां तक की टोटल दूरी। या फिर से मैं लिख सकता हूं R1 प्लस R2 जो होगा वह 9R के बराबर होगा। दोनों तरीके से आप समझ सकते हो, जैसी आपकी मर्जी हो। या तो ऐसा सोच लो कि ये सतह से सतह टकरा जाएगी यहां पर, तो सतह से सतह, तो मैंने सतह, ये वाली सतह कितना चलेगी, ये वाली सतह यहां तक चलेगी R1, और ये वाली सतह कहां तक चलेगी, यहां तक चलेगी R2। तो मैंने इसलिए कर दिया R1 प्लस R2 की वैल्यू निकाली तो ये 9R के बराबर आ गई। दूसरा तरीका क्या बोल रहा हूं सोचने का, दूसरा तरीका ऐसा बोल सकता हूं कि नहीं सर, मुझे तो एक ने बोला कि नहीं सर केंद्र से ही लो, तो हाँ भाई केंद्र से ले ले तू, तो केंद्र से लेगा तो ये यहां पर ये इनके केंद्र से केंद्र नहीं टकरा रहे एक्चुअल में, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्या सोचना पड़ेगा। उसमें बोला मैंने कि यार ये वाला R1 चल कर आया, ये वाला R2 चल कर आया, तो जब चल कर आए तो सतह से सतह टकरा गई। तो अब
ये वाला केंद्र यहां पर था, तो ये केंद्र कितना आगे बढ़ेगा R1, ये वाला केंद्र यहां पर था, कितना आगे बढ़ेगा R2। तो अब ये टकरा गए, तो अब इनके केंद्र से केंद्र के बीच में दूरी अभी कितनी रहेगी 3R, तो टोटल दूरी 12R थी, तो R1 प्लस R2 फिर से 9R आएगा। जैसी आपकी इच्छा हो 9R तक पहुंच सकते हो। और उसके बाद में फिर हमने पूरा सॉल्व कर लिया, ठीक है। फिर हमने सॉल्व किया यहां से दोनों इक्वेशन का यूज करके, हमारे पास R1 R2 की वैल्यू आ गई। बहुत ही मजेदार इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये R2 आगे बेटा 1.5R, फिर इस इक्वेशन का मैंने इस्तेमाल करा, R1 जो होगा 5 गुणा होगा R2 के, तो 5 इंटू 1.5 करेगा 7.5 आ जाएगा। एक बार करके देख। अच्छा, अब इसी कंसेप्ट पर बेस्ड एक और क्वेश्चन होता है जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा। सेम कंसेप्ट सेम बातें। अब देखो, अब तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के लगेगा नहीं अरे ये तो सेम है, नहीं, क्वेश्चन पढ़ के बिल्कुल नहीं लगेगा, लेकिन कहना वही चाहता है, बातें वही होगी सारी। क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है कि एक स्मॉल एम द्रव्यमान का एक व्यक्ति कैपिटल एम द्रव्यमान तथा एल लंबाई के एक लकड़ी के तख्ते के एक सिरे पर खड़ा हुआ है। तख्ता पानी में तैर रहा है। ओके, व्यक्ति तख्ते के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलकर रुक जाता है, तो तख्ते का विस्थापन क्या होगा? क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन? ऐसा कुछ है कहानी कि यहां पर हमारे पास पानी है। ओके सर, तख्ता या नाव बोल देते हैं। पानी में नाव चल रही है, नाव तैर रही है, एक जगह पर रुकी हुई है नाव पानी के अंदर। थोड़ी बड़ी नाव बनाते हैं, ये नाव यहां पर कहीं होगी, ठीक है, ये नाव थी। अब ये नाव के अंदर एक आदमी खड़ा हुआ है, नाव के अंदर यहां पे एक रामलाल खड़ा है, ठीक है। अब अचानक इसके मन में आया कि मैं यहां से चलकर यहां तक चले जाता हूं, है ना। नाव को थोड़ा बीच में बना देते हैं, ठीक है, चल। तो अब इसके मन में आया कि मैं नाव में चलकर आगे जाऊंगा, मैं नाव में चलकर आगे जाऊंगा। अच्छा, ये बताओ यार कि इन दोनों का अभी सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? तो सर ये जो नाव है इसका सेंटर ऑफ मास तो यहां कहीं होगा L/2 पर। इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? L/2 पर होगा। इसी प्रकार से ये व्यक्ति का सेंटर ऑफ मास यही होगा, तो इन दोनों को मिलाकर सेंटर ऑफ मास यहां पर इस लाइन पर रहना चाहिए। यहां पर इन दोनों को मिलाकर सेंटर ऑफ मास आएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आई? पहले इतना बता दो बस कि हाँ सर, ये नाव का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर होगा, व्यक्ति का इसके सेंटर होगा, इन दोनों का मिलाकर सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा, ठीक है। अच्छा, अब जब व्यक्ति, देखो ये मैं आपको डाटा के हिसाब से नहीं करवा रहा हूं, मैं इसको एल के पदों में करवा रहा हूं। मैं आपको आंसर निकाल कर दूंगा और इसमें न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है आपसे, है ना, वैल्यू बोली जा सकती है। अच्छा, ये 2 मीटर चल रहा है, ये 2 मीटर लंबाई है, कितना आगे पीछे होगा, वो सब कुछ आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि यहां पर ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति यहां तक चल गया, ये व्यक्ति जो है वो यहां तक चले गया। ओके, तो क्या व्यक्ति जब चलेगा तो कोई बाह्य बल लगेगा? क्या व्यक्ति जब चलेगा तो कोई बाह्य बल लगेगा? क्या कोई बाह्य बल लगेगा जब व्यक्ति चलेगा? ओहो, चलिए ठीक है, कहां गया लड़का? चल वापस आएगा कमेंट। एक बैच है, शायद बैच 2 है ना, तो इसमें एक बच्चा मोहम्मद अमर करके नाम है शायद। बेटा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका बैच ब्लॉक हो जाएगा अभी, ठीक है। आपका नाम तो मैंने पढ़ लिया, आपका कमेंट नीचे चले गया, कोई बात नहीं, है ना। मेरी जो बात है वो और भी लोग, बहुत सारे लोग ये क्लास सुन रहे हैं, तो किसी ने अभी तक नाम सुन लिया होगा आपका कोर्स आज ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा, अरमान है, ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू मोहम्मद अरमान, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो। हाँ भाई, तो ये बताओ कि यहां पर इनका सेंटर ऑफ मास यहां होगा, ठीक है। अब अगर जब यह व्यक्ति आगे बढ़ेगा, तो क्या इन पर कोई बाह्य बल लग रहा है? नहीं सर, कोई बाह्य बल नहीं लग रहा। तो अगर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा तो डेल्टा एक्सियम 0 होना चाहिए।
डेल्टा एक्सीएम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डेल्टा एक्सीएम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास अपनी स्थिति से नहीं हिलेगा, सेंटर ऑफ मास अपनी स्थिति से नहीं हिलेगा। ओके सर, तो सेंटर ऑफ मास अगर अपनी स्थिति से नहीं हिलेगा तो इसका मतलब यह है कि जहां था वहीं रहना चाहिए। अच्छा, क्या यह व्यक्ति आगे गया? अब कॉमन सेंस से सोचकर बताना, कॉमन सेंस से सोचकर बताना कि अगर यह व्यक्ति आगे जाएगा तो नाव आगे जाएगी या पीछे जाना चाहिए? बताओ भाई, नाव को कहां जाना चाहिए, आगे जाना चाहिए या पीछे जाना चाहिए? नाव को कहां जाना चाहिए, आगे जाना चाहिए या पीछे जाना चाहिए? तो यदि मैं मेरा हिसाब लगाऊं तो मेरे हिसाब से तो नाव को पीछे की तरफ जाना चाहिए। नाव को कहां जाना चाहिए, पीछे की तरफ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो तुम तुम्हारा हिसाब बता दो, कुछ और चल रहा हो तो क्या ऐसा होना चाहिए? नाव को पीछे की ओर जाना चाहिए। बस वही निकालना है कि हमें तख्ते का विस्थापन या नाव पीछे कितना गई है, नाव पीछे कितना गई है, ये निकालना है। तो देखो, व्यक्ति जो है वो अल्टीमेटली यहां पर पहुंच जाएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, कुछ छोटी छोटी सी बातें, सेंटर ऑफ मास तो सर जहां था वहीं रहेगा। अच्छा, नाव पीछे चलेगी, नाव पीछे चलेगी मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नाव का सेंटर ऑफ मास जो है वो पीछे चलेगा, नाव का द्रव्यमान केंद्र जो है वो कहीं पीछे चले जाएगा। अब यहां पर कौन कितना चला ये देखना है हमें। बस एक लाइन का सवाल होता है, डेल्टा एक्सीएम जो होगा, बस ये बात समझ में आनी चाहिए, डेल्टा एक्सीएम जो होगा वह 0 होना चाहिए। डेल्टा एक्सीएम क्या होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए। तो अगर डेल्टा एक्सीएम जो होगा वह 0 होना चाहिए तो इस कंडीशन में क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, कि सर व्यक्ति जो है वो यहां था, मतलब एक तरीके से मैं देखूं तो व्यक्ति यहां था, यहां से यहां तक गया, तो नाव की टोटल लंबाई कितनी है, L। बस इसमें अब जो बात बोलने जा रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाव की टोटल लंबाई कितनी है, L। नाव, मैंने बोला यदि नाव x विस्थापित होती है, कितना विस्थापित होती है, x पीछे की तरफ विस्थापित हो गई, नाव x पीछे की तरफ विस्थापित हो गई, तो क्या मैं ऐसा अल्टीमेटली बोल सकता हूं, कि सर अगर नाव पीछे x जा रही है तो व्यक्ति देख वो चला L आगे, जमीन x पीछे खसक गई, इसके तो पैरों तले जमीन खसक गई, क्या बोलते हो यार, है ना, इसके तो पैरों तले जमीन खसक गई। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर व्यक्ति L आगे जाना चाहता था लेकिन इसकी जमीन पीछे x आ गई, तो इसका जो विस्थापन होगा वो L माइनस एक्स हो जाएगा, तो अब हम लिखेंगे m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर होगा 0 के। वही वाली कहानी जैसे अभी हम करते आ रहे थे। तो हमने बोला सर पहले वाला व्यक्ति मतलब m द्रव्यमान का व्यक्ति कितना चला, L माइनस एक्स चला, प्लस कैपिटल M द्रव्यमान उसका है, और यह x विस्थापित हुई। x का मान अब हमें निकालना है। कितनों को ये बात समझ में आ गई कि सर अगर यह L आगे गया, x जमीन पीछे चल गई, तो यह एक्चुअल में अपनी स्थिति से कितना आ गया, अपनी स्थिति से L माइनस एक्स ही आगे आएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब मैं यहां से x की वैल्यू निकाल सकता हूं, x की वैल्यू निकालनी होगी तो हम, अच्छा यहां पर क्या मैं इसे माइनस एक्स लिख दूं, सभी को चमकेगा, क्योंकि सर मुझे पता है नाव पीछे की ओर जा रही है। नाव कितना गई है सर, नाव का सेंटर ऑफ मास यहां पर था, नाव x पीछे की तरफ, नाव पूरी x पीछे की तरफ चलेगी, तो L माइनस एक्स माइनस m इंटू एक्स बराबर होगा 0 के। या मैं x वाले पद एक तरफ कर लूं सारे, या एक काम करो इसको उस तरफ ले जाओ, ज्यादा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। m इंटू एक्स माइनस का उस तरफ जाके प्लस हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा m इंटू एल माइनस m इंटू एक्स बराबर होगा m इंटू एक्स के, ये उस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा m l बराबर होगा m इंटू एक्स प्लस m इंटू एक्स, m कॉमन आ जाएगा, सॉरी x कॉमन आ जाएगा, स्मॉल m प्लस कैपिटल m आंसर।
ये मेरा आंसर रहने वाला है। क्लियर है? थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा मजेदार, थोड़ा दिलचस्प सवाल। ठीक है, क्या बोलता सकते हैं, क्या है हमारे पास ट्रिक कि अगर नाव में हम एल चले और एक्स पीछे चलेगी तो उसमें टोटल विस्थापन एल माइनस एक्स होगा। क्या होगा? एल माइनस एक्स होगा। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल है, इसलिए लग रहा है। आई बात समझ में, है ना? फिर से देख लेते। हाँ, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आएगा तो एग्जैक्ट ऐसा कैसा क्वेश्चन आएगा। इसमें एक से ज्यादा ऐसा कर देंगे, दो व्यक्ति दोनों इस तरफ जा रहे, तो वो वैसे वाले वेरिएशन सारे जेई में आते, नीट में आज तक ये वाला सवाल नहीं आया है यार। तो यहां पर, है ना, नीट में इस प्रकार का सवाल नहीं आया, तो हम फिर भी सॉल्यूशन एक बार फिर से देख लेते। ये बोट थी, तख्ता था, ये ऐसे बोलते बर्फ के ऊपर रखा हुआ, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो एक तख्ता था, एक आदमी था, तो ये आगे की तरफ जा रहा है, तो नाव पीछे की तरफ जा रही है। तो आदमी कितना चला? आदमी चला एल, लेकिन नाव पीछे चली गई एक्स, तो आदमी चला एल माइनस एक्स, नाव पीछे की तरफ गई एक्स। अब इसको इस तरफ लाके पूरा सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो यह हमारा आंसर आएगा। एक बच्चा बोल रहा है विमीय रूप से, हाँ बिल्कुल, विमीय रूप से देखोगे तो ये गलत हो जाएगा सर, एल इंटू एम कोई विमा नहीं होती, हमें विस्थापन पता करना था। ये वाले जो विस्थापन है बेटा, ये भी तो विमीय रूप से सही हो गया, और ये भी गलत है विमीय रूप से, तो दो ऑप्शन सही थे। तो आपका जो सही आंसर होगा वो ये वाला होगा। डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आ सकता है इस पे, है ना। और इस पे मतलब इसके पहले वाले 2-3 सालों में मैंने काफी सारे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे, लेकिन वो सब ज्यादा करने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि अब इस टाइप के क्वेश्चंस नीट में नहीं आ रहे हैं। फिर भी मैंने इसका बेसिक कंसेप्ट आपको बता दिया है। एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, तभी हम डेल्टा एक्सियम 0 करेंगे, है ना। नाव पे चलने में कोई बाह्य बल नहीं लगता है। हाँ, ये डायरेक्ट याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, और हम आगे बढ़कर, अच्छा एक ये वाला छोटा सा सवाल बता दो यार, 10 सेकंड का सवाल है, ये वाला सवाल भी आ ही गया बीच में। 10 सेकंड का सवाल है, सवाल ध्यान से पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ गए रेखीय संवेग के संरक्षण नियम पर करेंगे चर्चा शुरू। चीता स्टार, चीता स्टार बोला है, प्रारंभ में दो कण एक्स और वाई परस्पर आकर्षण के प्रभाव में एक दूसरे की ओर गति करना प्रारंभ करते हैं। यदि किसी क्षण पर एक्स और वाई के वेग क्रमशः वेग v और 2v है, तो निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होगा? निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या लिखा है, परस्पर आकर्षण के प्रभाव में एक दूसरे की तरफ गति कर रहे हैं, मतलब एफ एक्सटर्नल जो होगा वो 0 होगा, बाह्य बल 0 है, बाह्य बल 0 है, मतलब डेल्टा वीवी या वीसीएम जो होगा वह 0 होगा। सेंटर ऑफ मास की स्थिति में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। क्लियर है मामला? आ गई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक और मजेदार सी बात करते हैं, है ना। जो भी मैंने सब कुछ बताया उस सबको फिर से मैं बोलूंगा, और ये सारे कंसेप्ट और बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगे। अगर एक्सटर्नल फोर्स आ गया तब क्या करेंगे? एक्सटर्नल फोर्स आ गया तो फिर तुम नहीं कर पाओगे, और फिर फोर्स पता करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और एक्सटर्नल फोर्स के बारे में अगर कुछ नहीं बताया और सेंटर ऑफ मास का वेग पूछ लिया, तो m1v1 प्लस m2v2 अपन में m1 प्लस m2 भी कर सकते हो, उससे भी आंसर आएगा अगर एक्सटर्नल फोर्स आ गया तो। चलिए, रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करेंगे। क्या कहता है ये नियम? कणों के निकाय का कुल रेखीय संवेग आंतरिक बलों के कारण परिवर्तित नहीं हो सकता यदि बाह्य बलों का कुल आवेग किसी समय अंतराल में 0 हो तथा इस समय अंतराल में निकाय का कुल संवेग संरक्षित होगा, है ना। ये नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है, मैं जानबूझ के ऐसा स्टेटमेंट नहीं लेकर आया जो आपने बचपन से पढ़ा होगा,
ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा बढ़िया स्टेटमेंट है। क्या कहना चाह रहा है ये स्टेटमेंट और क्या है ये बातें, ध्यान से फिर से देखेंगे और फिर से सुनेंगे। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है कि यदि बाह्य बल शून्य है, यदि बाह्य बल शून्य है, ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्स शून्य होगा, तो या हम बोल सकते हैं केवल आंतरिक बल लग रहे। आंतरिक बल क्या होते हैं सर, ये मेरे को थोड़ा सा और बता दो, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूं। आंतरिक बल में बेटा जैसे रस्सी में तनाव हो गया, या मैं ऐसा बोल दूं कि मैंने एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक पर धक्का लगा रहा है, तो ये सब आंतरिक बल हो जाएंगे। मतलब बाहर से मैं कोई छेड़खानी ना करूं, बाहर से मैं कोई छेड़खानी ना करूं, तो अगर मैं बाहर से कोई छेड़खानी ना करूं, विशाल बेटा वाला क्वेश्चन मैं करेक्ट करवा दिया, मैं बाहर से अगर कोई छेड़खानी ना करूं, तो उस कंडीशन में नेट रेखीय संवेग जो होता है पूरे निकाय का वह संरक्षित रहता है। ठीक है, तो इस चीज को मैं कैसे कैसे समझ सकता हूं, क्या क्या मैं बोल सकता हूं इस चीज के लिए। तो इसको समझने के लिए मैंने बोला कि मान के चलो यदि एफ एक्सटर्नल पूरे निकाय पर शून्य है, पूरे निकाय का एफ एक्सटर्नल शून्य है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि M1 हो सकता है 2 कणों, हो सकता है 4 कणों, हो सकता है 50 कणों। मैं अभी 2 की एग्जांपल से बात करूंगा। M1A1 प्लस M2A2 बराबर होना चाहिए 0 के। अब मैं तुम्हें जिंदगी का एक असली सत्य बताऊंगा, है ना, दुनिया गोल है। कैसे गोल है देखो, M1A1 प्लस M2A2 क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ओके सर, तो अगर M1A1 बराबर M2A2, द्रव्यमान क्या, ये बल क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो मैं यहां से लिख सकता हूं होगा द्रव्यमान इंटू डेल्टा V1, वेग में परिवर्तन पहले वाले का बटे में समय, प्लस M2 डेल्टा V2 बटे में डेल्टा T बराबर होगा 0 के, है ना। M1 V1 V, ये त्वरण की जगह क्या लिख दिया मैंने, त्वरण की जगह लिखा वेग में परिवर्तन बटा समय। क्या लिखा, वेग में परिवर्तन बटा समय। तो समय उस तरफ चले जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा M1 डेल्टा V1 प्लस M2 डेल्टा V2 बराबर होगा 0 के, बराबर होगा 0 के। ठीक है, ये क्या लिखा गया है, ये क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है कि M1, हाँ ये पहले हो चुका है, मुझे पता है बेटा, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने। ये होगा डेल्टा V1 मतलब कि वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। ठीक है, अच्छा, तो पहले वाले का वेग में परिवर्तन इंटू द्रव्यमान, दूसरे वाले का वेग में परिवर्तन इंटू द्रव्यमान 0 होगा। मतलब सर वेग में परिवर्तन इंटू द्रव्यमान में संवेग में परिवर्तन लिख सकता हूं, तो पहले वाले का रेखीय संवेग में परिवर्तन प्लस दूसरे वाले का रेखीय संवेग में परिवर्तन 0 होगा, 0 होगा। तो मेरे पास 2 की जगह 4 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सभी कणों के रेखीय संवेग में परिवर्तन जो होना चाहिए वह 0 होना चाहिए, या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि रेखीय संवेग जो है वह पहले और बाद में बराबर है। ठीक है, रेखीय संवेग संरक्षित है। मतलब कि मैं देखो डेल्टा, अब ये थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेटेड या थोड़े से बड़े टर्म्स में लिखने जा रहा हूं। क्या डेल्टा P1, तो परिवर्तन क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल 1 माइनस इनिशियल प्रारंभिक 1 प्लस डेल्टा मतलब परिवर्तन, फाइनल माइनस इनिशियल बराबर होगा P फाइनल 2 का माइनस P फाइनल 2 का बराबर होना चाहिए 0 के। क्या लिखा, परिवर्तन फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो यार, ये इनिशियल वाले नेगेटिव उधर की तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएंगे, तो मैं लिखूंगा फाइनल रेखीय संवेग 1 का प्लस अंतिम रेखीय संवेग 2 का बराबर होगा प्रारंभिक रेखीय संवेग पहले वाले का प्लस अंतिम रेखीय संवेग दूसरे वाले का, है ना। तो अच्छा नहीं, यहां पर भी प्रारंभिक रेखीय संवेग दूसरे वाले का। मतलब कुल मिलाकर मैं ऐसा बोल सकता हूं, प्रारंभिक रेखीय संवेग और बाद का रेखीय संवेग हमेशा बराबर होगा यदि बाह्य बल 0 है, यदि बाह्य बल 0 हो तो। मतलब इस चीज को मैं दूसरे पदों में भी बोल सकता हूं। कैसे बोल सकता हूं, ये आगे चलकर मैं टक्कर में वाली बात करने वाला हूं, लेकिन मैं अभी ही वाली बात समझा देता हूं कि टक्कर एक तरीके से बेस्ट एग्जांपल है रेखीय संवेग संरक्षण का। इसलिए रेखीय संवेग संरक्षण मैं यहां पर पढ़ाता हूं, क्योंकि अभी इसका सेंटर ऑफ मास भी घुसा दूंगा मैं इसके अंदर, क्योंकि सेंटर ऑफ मास मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, सेंटर ऑफ मास भी इसके अंदर घुसाया जाएगा। और दूसरी बात, टक्कर भी जस्ट पढ़ाएंगे हम कल की क्लास से,
तो टक्कर भी इसके अंदर साथ में सम्मिलित हो जाती है। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अगर मेरे पास ये M1 द्रव्यमान है जो U1 चाल से चल रहा था, एक दूसरा द्रव्यमान है M2 जो U2 चाल से चल रहा था, दोनों के बीच में आपसी टक्कर हुई, मैंने कुछ नहीं करा, U1 का वेग ज्यादा था U2 से तो अपने आप जाके टकराया, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। तो M1 M2 आपस में टकराए, टकराने के बाद में M1 जो था वो V1 चाल से चल रहा है और M2 जो है वो V2 चाल से चल रहा है। मतलब रेखीय संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार मैं लिख सकता हूं कि पहले वाले का प्रारंभिक संवेग प्लस दूसरे वाले का प्रारंभिक संवेग, पहले वाले का प्रारंभिक संवेग प्लस दूसरे वाले का प्रारंभिक संवेग बराबर होना चाहिए पहले वाले का अंतिम संवेग प्लस दूसरे वाले का अंतिम संवेग के। मतलब कि मैं यहां से लिख सकता हूं पहले वाले का प्रारंभिक संवेग M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर होगा दूसरे वाले का अंतिम संवेग M1 V1 प्लस M2 V2 के। ये 2 ब्लॉक के लिखा हुआ है, ये आप रटते आए हो आज तक, लेकिन जरूरी नहीं है 2 के लिए हो, ये 10 के लिए भी हो सकता है, 15 के लिए भी हो सकता है। डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 प्लस डेल्टा P3 प्लस डेल्टा Pn तक जितने ब्लॉक हो उन सबको उठा के रख दो, यह 0 के बराबर होगा। रेखीय संवेग संरक्षित होगा अगर बाह्य बल 0 हो तो, यदि बाह्य बल 0 हो तो। क्या ये वाली बात सभी को बहुत बढ़िया रूप से चमकती है? अच्छा, अब दुनिया में और क्या गोलमाल हो सकता है सर? देखिए, अब ये आपको थोड़ा बहुत आता था जिंदगी में पहले, है ना सर, इसमें द्रव्यमान केंद्र कैसे घुस जाएगा? आप देखो, अब मैं तुम्हें एक बहुत ही दिलचस्प सी बात, एकदम रूह में उतर जाएगी तुम्हारी ये बात जो मैं समझाने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से आने वाले 5-10 मिनट तक मेरी सारी बातें, हर एक पॉइंट बहुत बढ़िया रूप से समझना, क्योंकि ये सारी बातें जो है वो थियोरेटिकली रूप से 110% 2024-25 में सवाल आने वाले हैं इस पे। सबसे पहली बात क्या कि ये तो था रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। मैं कहां से लेकर आया? मैं यहां से लेकर आया सर, नेट बाह्य बल 0 होगा, नेट बाह्य बल 0 होगा। या मैं ऐसा बोल सकता हूं आंतरिक बल के कारण होगा, आंतरिक बल के कारण होगा। या मैं ऐसा बोल दूं कि यहां पर यह एक्चुअल में किससे डिराइव होता है? यह न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम का रिजल्ट है। क्यों? क्योंकि द्वितीय नियम से हमने सीखा था F बराबर होता है ma, और यह एक्चुअल में तृतीय नियम भी कहां से घुस गया सर? यहां पर अगर मैं किसी एक वस्तु के लिए बात कर रहा हूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि उसमें आंतरिक बल, क्रिया अभिक्रिया बल लग रहे, कोई बाह्य बल नहीं लग रहा। तो क्रिया अभिक्रिया बल की वजह से ही उसमें क्या, देख ऐसा स्टेटमेंट पूछा जाए, क्या बाह्य बल 0 है तो किसी भी वस्तु का रेखीय संवेग परिवर्तित हो रहा है? क्या एक वस्तु का रेखीय संवेग परिवर्तित होता है? क्या कभी भी एक वस्तु का रेखीय संवेग परिवर्तित होता है? डेल्टा P1 बराबर होगा माइनस डेल्टा P2 के। तो क्या सर एक वस्तु का रेखीय संवेग परिवर्तित हो रहा है? अगर मेरे पास एक ही वस्तु, क्या उसका रेखीय संवेग परिवर्तित हो रहा है? हाँ, एक का बदल रहा है, दूसरे का बदल रहा है, हाँ, लेकिन नेट जो है वो 0 है, दोनों का मिलकर नेट जो है वो 0 है। फिर से सुन मेरी बात को, तेरे को इतनी आसानी से बात घुसने नहीं वाली है दिमाग में। क्या बोल रहा हूं मैं? फिर से सुन। पहले वाले का द्रव्यमान परिवर्तित हो रहा है, तो सॉरी संवेग परिवर्तित, हाँ, पहले वाले में डेल्टा P1 हो रहा है बराबर है माइनस डेल्टा P2 के। ओके सर, आपस में नेट 0 हो रहा है। क्या गोलमाल हो गया? गति का तृतीय नियम याद कर, गति या तृतीय नियम याद कर। क्या मैं ऐसा बोलूं कि जब ये एक दूसरे से टकरा रहे, तो क्या जितना बल यह इस पे लगा रहा है वही बल यह इस पे लगा रहा है? F12 बराबर होता था माइनस F21 के, याद है ऐसा कुछ? तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि क्या पहले वाले पे बल लग रहा है? क्या मैंने तुझे चाटा मारा तो मुझ पे बल लगा? हाँ, बल तो लगा सर। यदि बॉल दीवार पे जाके टकराई तो क्या दीवार ने बॉल पे बल लगाया? हाँ। क्या बॉल ने दीवार पे बल लगाया? हाँ। तो क्या केवल बॉल पे बल लगा? हाँ सर, बॉल पे बल लगा। तो क्या केवल बॉल का रेखीय संवेग परिवर्तित हुआ? हाँ सर, हुआ। क्या दीवार पे भी बल लगा? हाँ सर, दीवार पे भी बल लगा। तो क्या दीवार पर का रेखीय संवेग परिवर्तित हुआ? हाँ सर, हो सकता है, लेकिन इनका नेट जो है वो 0 है, क्योंकि गति का तृतीय नियम क्या था? तृतीय नियम था F12 बराबर होगा F
F2-1 के, या मैं ऐसा लिख सकता हूं बल क्या होता है, बल क्या होता है, बल होता है रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ये बल F1 1 पर बल दूसरे के कारण, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं रेखीय संवेग में परिवर्तन पहले का बटे में समय। क्यों दिया सर, बल क्या होता है, बल होता है संवेग में परिवर्तन बटा समय। बिल्कुल, ये बल किस पे लग रहा है, दूसरे तरीके से समझा रहा हूं, ये वाली बात दूसरे तरीके से समझा रहा हूं। बल किस पे लग रहा है, 1 पे लग रहा है, 1 पे लग रहा है, 1 पे लग रहा है। तो रेखीय संवेग किसका लिखा, 1 का, परिवर्तित हुआ, बहुत ही बढ़िया, माइनस F2-1 डेल्टा टी। ओके, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, डेल्टा P1 बराबर है माइनस डेल्टा P2 के। वही बात मैंने तुझे अभी थोड़ी देर पहले दूसरे शब्दों में लिख के बताई, अब ये दूसरे शब्दों में लिख के दे दी मैंने तुझे। दुनिया गोल है, फिर से घूमकर वहीं पर ही आ गए हम। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है, एक का परिवर्तित हो रहा है, हाँ, दूसरे का परिवर्तित हो रहा है, हाँ सर, दिल दोनों का दुखता है, लेकिन परिमाणी तो फिजिक्स के अनुसार शून्य होता है, परिमाणी तो फिजिक्स के अनुसार शून्य होता है। जितना इसका रेखीय संवेग में परिवर्तन हो उतना ही उसका होगा, लेकिन नेगेटिव टाइम्स हुआ तो नेट जो होगा वो 0 होगा। पहले पे बल लगा, हाँ, दूसरे पे बल लगा, हाँ, लेकिन नेट क्या होगा, जितना बल पहला दूसरे पे लगा उतना ही दूसरा पहले पे लगाएगा। तो यहां पर हर क्रिया के लिए एक अभिक्रिया बल होता है, बोल मेरे प्यारे हाँ या ना। तो अगर हर क्रिया के लिए एक अभिक्रिया बल होता है तो इसका रेखीय संवेग में परिवर्तन होगा, उसका भी रेखीय संवेग में परिवर्तन होगा, नेट रेखीय संवेग में परिवर्तन पूरे निकाय का 0 होना चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट सी बात। अब ये वाली बात मैंने तुझे 2 तरीकों से समझाई, अब मैं तीसरा तरीका घुसा रहा हूं इसमें, सेंटर ऑफ मास का। क्या सभी तैयार है, क्या यहां तक बातें चमकती है, क्लियर है मामला? ओके सर, यस सर, वेरी गुड। अब अभी सेंटर ऑफ मास में हमने पढ़ा कि सर सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, देख सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला मैं यहां से बना सकता हूं, देख 2-3 चीजें हैं। अभी मैंने तुझे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम F वाले से डिराइव करके दिया, अब मैं सेंटर ऑफ मास की तरफ जा रहा हूं। मैं यहां पर आया हूं, मैं यहां से ऐसा जा रहा हूं, तो यहां से ऐसा आ सकता है, तो यहां से यहां जा सकता है, तो यहां से यहां जा सकता है, तो यहां से यहां आ सकता है, तो कुछ भी कर सकता है। ये पूरा गोल सिस्टम है। क्या, अब दूसरी वाली बात की तरफ जाते, दूसरे ग्रह की तरफ। हमने पढ़ा सेंटर ऑफ मास में सर एक्सीएम जो होता है, या आरसीएम लिख देता हूं व्यापक रूप से, ये होता है M1R1 प्लस M2R2 सदिश बटे में M1 प्लस M2 बराबर होगा 0 के। ओके सर, वेरी गुड। तो क्या मैं इसमें मैंने ये भी लिखना सीखा, VCM बराबर होता है M1V1 प्लस M2V2 बटे में M1 प्लस M2, क्या ये भी लिखना सीखा? ओके सर, यस सर। तीसरी बात लिखना सीखी मैंने, ACM बराबर होता है M1A1 प्लस M2A2 अपॉन में M1 प्लस M2, वेरी गुड। अच्छा, अब ये बात बता कि अगर किसी भी निकाय पर, निकाय बोल रहा हूं, निकाय 4, 5, 6, 8, 10 पूरी वस्तुओं को मिलाकर अंदर एक दूसरे पे बल लगा सकते हैं। घर के अंदर कुछ भी हो सकता है, बाहर वाला नहीं आना चाहिए बीच में, है ना। तो अगर कोई बाहर वाला नहीं है बीच में, तो यहां पर इस कंडीशन में मैंने बोला अगर F एक्सटर्नल 0 है। अच्छा, ओके, बल की परिभाषा क्या होती है, बल की परिभाषा क्या होती है? बल होता है सर द्रव्यमान इनटू त्वरण, है ना। बल क्या होता है यार, रेखीय संवेग में परिवर्तन दोनों लिख सकते हैं, लेकिन अगर मैं लिख रहा हूं द्रव्यमान इनटू त्वरण वाली परिभाषा के अनुसार, क्योंकि मेरे पास यहां पर अभी मैं जो कंडीशन डिस्कस कर रहा हूं उसमें कोई भी द्रव्यमान टपक नहीं रहा है, वो पाइप वाला कंडीशन है नहीं इसमें, ठीक है। तो यहां पर अगर बाहर वाला नहीं, जब तक बाहर वाला नहीं आ रहा तब तक हम सब कुछ कर सकते हैं, है ना। जब बाहर वाले लोग हमारे घर में इंटरफेयर करने लग जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ना हमारे घर वालों की चल पाएगी, ना तो हमारे आपस में कुछ चल पाएगी। बाहर वाले को दूर रखना है सबसे पहले तो हमारे घर से, अगर हमारे घर में हम सब कुछ बढ़िया तरीके से चीजें चाहते हैं तो बाहर वाले को 0 कर दे, तो यहां पर होगा द्रव्यमान। अच्छा, यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं F एक्सटर्नल, तो मैं नेट बल बोल रहा हूं, तो मैं यहां बोलूंगा कुल द्रव्यमान इंटू सेंटर ऑफ मास का त्वरण 0 होना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूं कि भैया पूरे निकाय पर बल 0 है, तो क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं, कि द्रव्यमान इंटू त्वरण 0 होना चाहिए। अब अगर मैं एक का ही त्वरण लिख रहा हूं तो मैं सेंटर ऑफ मास लिखना पड़ेगा, मुझे क्या लिखना पड़ेगा? सेंटर ऑफ मास लिखना पड़ेगा, बोल हाँ या ना? सेंटर ऑफ मास लिखना पड़ेगा, बिल्कुल सर, सेंटर ऑफ मास लिखना पड़ेगा। मतलब सेंटर ऑफ मास का त्वरण 0 होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास का त्वरण 0 होना चाहिए। ओके सर, अगर सेंटर ऑफ मास का त्वरण 0 होगा तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं कि M1A1 प्लस M2A2
बराबर होना चाहिए 0 के। क्यों? क्योंकि सर सेंटर ऑफ मास नहीं चल रहा है, सेंटर ऑफ मास नहीं चल रहा है। तो अगर यहां पर सेंटर ऑफ मास टी क्यों लिखा? टोटल के लिए, कुल द्रव्यमान के लिए यहां पर टी लिख दिया। तो यहां पर होगा m1a1 प्लस m2a2 बराबर होना चाहिए 0 के। ओके सर, तो मैं यहां पर से क्या लिख सकता हूं? इसे लिख सकता हूं सर, ये हो जाएगा डेल्टा v1 अपॉन में टी प्लस m2 डेल्टा v2 अपॉन में टी बराबर होना चाहिए 0 के, या टी उधर जाके 0 हो जाएगा। फिर से आ गया m1 डेल्टा v1 प्लस m2 डेल्टा v2 बराबर होना चाहिए 0 के, या हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा p1 प्लस डेल्टा p2 बराबर होना चाहिए 0 के। दुनिया को ले मतलब कुल मिला के फिर से वही वाली बात हो गई कि अगर रेखीय संवेग संरक्षित है, मतलब कि कुल बाह्य बल 0 है, मतलब कि द्रव्यमान केंद्र का त्वरण नहीं हो रहा है, मतलब कि डेल्टा p1 प्लस डेल्टा p2 बराबर 0 होगा। मतलब कि मैं इन चारों में से कुछ भी बोलूं तो कह एक ही बात रहा हूं मैं। इन चारों पांच, अभी 4 ही हुए, भी तो 5-6 ला दूंगा मैं इसमें। मैं कुछ भी बोलूंगा, मतलब कहने का मतलब वही आदमी है, एक ही के बारे में चर्चा हो रही है, एक ही रिजल्ट है सबका। क्या? कि यदि एफ एक्सटर्नल 0 है, मतलब कि सेंटर ऑफ मास का त्वरण 0 है, मतलब कि रेखीय संवेग संरक्षित है, मतलब डेल्टा p1 प्लस डेल्टा p2 बराबर 0 होगा, या डेल्टा p1 बराबर होगा डेल्टा माइनस डेल्टा p2 के, या m1 प्लस m2 u2 बराबर होगा m1 v1 प्लस m2 v2 के। अच्छा, और क्या बोल सकता हूं इसमें अब मैं, अगर ये इतना सबको समझ में आया, तो मैं एक कदम और आगे जाना चाहता हूं। चले एक कदम और आगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर रेखीय संवेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो सर डेल्टा v भी 0 है, डेल्टा v भी 0 है। मतलब कि दो कंडीशन बन सकती है, यह ऐसा हो सकता है कि सर अगर मेरे पास एक से ज्यादा टुकड़े हैं, या 2, 4, 6, 8, 10 द्रव्यमान हैं, तो इन सब का द्रव्यमान केंद्र के वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है ना। अब एक और बात नए शब्दों में फिर से बोलूंगा, फिर से घूम फिर के वही बात निकल कर आ जाएगी, है ना। जब कहीं से भी जाओगे बुलबुलैया, कहीं भी घुसो घूमकर वहीं निकलोगे। अब एक और नई बात, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर यदि, अच्छा मैं चाहूं तो इसको ऐसा भी तो लिख सकता था ना, क्या? टोटल द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान केंद्र का वेग में परिवर्तन बटा समय 0 है। मतलब मैं कुल मिला के ऐसा बोल सकता हूं कि डेल्टा VCM 0 है। मतलब इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका यह तात्पर्य हुआ कि बोल वही रहा हूं, द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास के वेग में परिवर्तन नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब बाह्य बल 0 है, सेंटर ऑफ मास में परिवर्तन नहीं हो रहा। अच्छा, ओके सर, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सेंटर ऑफ मास का वेग नहीं बदल रहा। मतलब दो कंडीशन पॉसिबल है सर। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इसका वेग नहीं बदल रहा? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं इसकी स्थिति नहीं बदल रही, या इसकी स्थिति की जगह अच्छा वर्ड, इसकी अवस्था नहीं बदल रही। इसकी अवस्था में परिवर्तन, सारे शब्द वही बोल रहा हूं मैं, इसकी अवस्था में परिवर्तन 0 है, इसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ओके सर, अगर इसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब अवस्था, अरे बाबा फिजिक्स की पहली क्लास याद कर, मैंने तो अवस्था के बारे में पढ़ाया था, सरल रेखा में गति की पहली क्लास याद कर, बस इसीलिए वाला चैप्टर में पढ़ाना चाहता था, क्योंकि यह संपूर्ण समापन है पहली क्लास से अब तक जो पढ़ाया सब कुछ एक एक करके धीरे धीरे करके इसमें यूज हो रहा है, धीरे धीरे कर यूज हो रहा है। तुम्हारे दिमाग का हर एक न्यूरॉन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा आज की क्लास लेने के बाद में, पूरा कंसेप्ट खत्म करने के बाद में। याद कर पहली वाली क्लास, उसमें बताया था मैंने इसकी अवस्था दो प्रकार की हो सकती है, दो प्रकार की अवस्था बोली थी, विरामावस्था हो सकती है या नियत वेग की अवस्था हो सकती है। दो प्रकार की अवस्था बताई थी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के भी
पहले क्या बता था, अवस्था दो प्रकार की हो सकती है, विराम की अवस्था हो सकती है, विराम की, अरे ये भी बता था ना, ये बल में भी बात बताई थी कि बल अवस्था में परिवर्तन करता है, या न्यूटन की गति का प्रथम नियम कि जब तक बाह्य बल शून्य है तब तक वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। तो अवस्था में परिवर्तन, देख फिर से आज वही बोल रहा हूं, बाह्य बल शून्य है तो अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। तो अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा तो अवस्था जो है वो दो प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी? एक विराम अवस्था हो सकती है, विराम की अवस्था हो सकती है, और एक नियत वेग की अवस्था हो सकती है। क्या हो सकता है? यह नियत वेग से गति करता है, नियत वेग से गति करता है। दो अवस्था हो सकती है, ठीक है। तो विराम की अवस्था और नियत वेग की अवस्था हो सकती है। अगर विराम की अवस्था है मतलब सेंटर ऑफ मास नहीं हिल रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास नहीं हिल सकता। हाँ, विराम और गति की अवस्था, दो अवस्थाएं बताई थी। तो अगर विराम की अवस्था है मेरे प्यारे, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यदि विराम की अवस्था है तो विराम की अवस्था होगी तो सर इसका मतलब यह होगा कि सेंटर ऑफ मास नहीं हिल रहा है, डेल्टा एक्सियम जीरो है, डेल्टा एक्सियम जीरो है। क्या मैंने ये सिखाया तुझे कि अगर वो नहीं हिल रहा, सेंटर ऑफ मास नहीं हिल रहा, मतलब कि डेल्टा एक्सियम जीरो है, और अगर डेल्टा एक्सियम जीरो है इसका मतलब एफ नेट तो जीरो होगा। अरे कहां से शुरू किया था सर? एफ नेट जीरो था, ये 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 है, तो फिर से मतलब एफ नेट तो जीरो है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि सारी बातें गोल घूमकर एक ही बात बोलना चाहिए, क्या कि यदि एफ नेट जीरो है तो रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा, रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा तो यहां पर डेल्टा एक्सियम जीरो होगा। डेल्टा, या देखो डेल्टा एक्सियम जीरो हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, नियत वेग से चलेगा तो डेल्टा एक्सियम जीरो नहीं होगा, है ना, नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा एक्सियम नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन वो नियत वेग से गति करता रहेगा। मतलब यह अगर विरामावस्था में था तो विरामावस्था में ही रहेगा, और अगर नियत वेग से गति कर रहा है तो यहीं से आया फिर न्यूटन की गति का प्रथम नियम, या न्यूटन की गति के प्रथम नियम की फिर यही वाली बात है कि यदि किसी निकाय पर या किसी वस्तु पर बाह्य बल शून्य है तो वह यदि विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही रहेगा, या अगर वो नियत वेग से गतिशील है तो नियत वेग से ही गति करता रहेगा। आप कॉपी के पन्ने पलटा गति का प्रथम नियम पढ़, मजा आ जाएगा जिंदगी का। ठीक है, तो यह सारी बातें जो है वह आपको, ये जितना थ्योरेटिकल मैंने बताया, ये सब कुछ ऐसा कैसा ध्यान होना चाहिए। आ गया मजा जिंदगी का, है ना। इसीलिए बोलते हैं कि सर फिजिक्स में मजा बहुत आता है। क्यों? मजा लेने के लिए इंतजार करना पड़ता है ना, और जो इंतजार करने के बाद में मजा आता है उसकी तो बात ही अलग है ना। आसानी से चीजें मिल जाए तो मजा नहीं है जिंदगी का, इंतजार करके तड़प तड़प के जो मजा मिलता है, उसके बाद जो मजा मिलता है उसका फिर कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, चलो। तो अब सर ये तो मेरे को सबको समझ में आया, और क्या हो सकता है? अब देखो इसमें ना कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, और फिर इसके बाद में इसके क्वेश्चन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट सी बात होती है जो होता है विस्फोट। हाँ, बम का विस्फोट, बम का विस्फोट, बम का फटना। ठीक है, तो मैं उसका जो थ्योरेटिकल पॉइंट है वो भी आपको बता देता हूं आपको, उसके बाद में हम इस पे पूरे क्वेश्चन ही करने वाले हैं। ठीक है, तो एक और छोटी सी हेडिंग डाल लो, छोटी सी हेडिंग डालो, फिर उसके बाद में हम इस पे क्वेश्चन ही करेंगे, है ना। बम विस्फोट, बम एक्सप्लोजन। बम एक्सप्लोजन या बम विस्फोट, हिंदी में भी लिख सकते हो, बम विस्फोट। अच्छा, बम का फूटना, बम का फूटना क्या होता है? बम का फूटना, इसमें रेखीय संवेग क्यों है ना। इसके बहुत सारा एग्जांपल्स होते हैं, मतलब इसके अलावा भी बम विस्फोट के लिए भी अलावा एग्जांपल्स है, वो कंपैरेटिवली आसान है। बम का विस्फोट इससे लिंक्ड होता है, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, फील आएगा, इसलिए अभी लिखवा रहा हूं। ठीक है, बम का विस्फोट, बम कैसे फटता है? बम कैसे फटता है? सर ये बम था, हमने इसमें अच्छा, ये कोई आतंकवादी वाली बातें नहीं कर रहा हूं मैं, है ना।
वरना पता चला कि तुम में से किसी ने वीडियो डाल दिया कि हमारे फिजिक्स वाले सर हमें बम बनाना सिखा रहे थे, हमारे फिजिक्स वाले सर हमें बम फोड़ना सिखा रहे। मैं वो छोटा छोटा सूतली बम की बात कर रहा हूं, है ना। मैं वो वाले बम की बात नहीं कर रहा हूं कि जाके गाड़ी में लगा दिया, गाड़ी से सब फूट गया, वो बम नहीं रे बाबा, है ना। मैं गांधीवादी आदमी हूं, ठीक है। बस दिवाली पे बम फोड़ सकता हूं मैं, वो भी नहीं फोड़ता मैं तो, वो भी अब बंद कर दिए है ना। मैं फुलझड़ी जलाता हूं, है ना। क्या बोलते तुम्हारे वो रस्सी, वो छोटी छोटी फुलझड़ी आती है ना, जैसे तर 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 करके जलती है, बस, है ना। या कभी कभी तो बस दिया ही लगा देता हूं, उसके आगे कुछ नहीं। देखो, तो अगर यहां पर यह बम फट गया, ठीक है, तो ये बम फूटा, तो बम फूटा, तो बम फूटने से इसके दो से ज्यादा टुकड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर बम फूटे एक टुकड़े में, दो टुकड़े में, चार टुकड़े में, 10 टुकड़े में, कितने भी टुकड़े में फूटे, सबसे पहले तो ये बताओ कि बम फूटने से पहले, बम विस्फोट से पहले, बम विस्फोट से पहले विस्फोट होता है, विस्फोट होता है, विस्फोट होता है मेरे हिसाब से, फॉलिंग। विस्फोट से पहले क्या मैं बोल सकता हूं, प्रारंभिक संवेग शून्य है, प्रारंभिक संवेग शून्य है, क्या मैं बोल सकता हूं। सॉरी, हाँ, ये बताओ, क्या बम फोड़ने से पहले, हाँ मिर्ची बम फोड़ते हैं हम, बस बिल्कुल, बम फोड़ने से पहले क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यह रुका हुआ था, जी सर ये रुका हुआ था, तो इसका क्या प्रारंभिक वेग शून्य होगा, बिल्कुल सर इसका प्रारंभिक वेग शून्य होगा। तो क्या इसका प्रारंभिक वेग शून्य है, मतलब कि इसका संवेग शून्य होगा, इसका संवेग शून्य होगा। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब बम फट जाएगा, तो बम फटने से पहले, देख अब यह हम पुराने वाले बातों पे आ जाता, हमने जो लिखा, बम फटने से पहले, कहां गया रे बाबा, हाँ यहां पर लिखा था, बम फटने से पहले रेखीय संवेग शून्य है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि बम फटने से पहले यहां पर रेखीय संवेग शून्य है, मतलब बम फटने के बाद में भी कुल रेखीय संवेग शून्य होना चाहिए, कुल रेखीय संवेग शून्य होना चाहिए। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं सर कि यदि बम फटने से पहले रेखीय संवेग शून्य था, मतलब इसका मतलब यह हुआ कि बम विस्फोट के बाद, बम विस्फोट के बाद P फाइनल जो होना चाहिए वो शून्य होना चाहिए, टोटल रेखीय संवेग शून्य होना चाहिए। मतलब बम विस्फोट के बाद में P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 सारे टुकड़ों का रेखीय संवेग जो होगा वह शून्य होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान के चलो बम फूटने से पहले, बम को है ना कुछ ज्यादा ही अहमियत दे दी हमने, बिल्कुल ही नीचे बना दे इसको, थोड़ा सा ऊपर सेट कर देते। चलो, बम फूटने से पहले यह बताओ क्यों, अच्छा क्यों होगा ऐसा, क्योंकि इसमें बाह्य बल तो नहीं लग रहा, बाह्य बल तो नहीं लग रहा है ना, बाह्य बल तो नहीं लगेगा, बाह्य बल तो शून्य है सर। तो अगर बाह्य बल शून्य है, बाह्य बल शून्य है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर नेट बाह्य बल शून्य है, इसका मतलब यह है कि रेखीय संवेग संरक्षित रहना चाहिए। अच्छा, अब यह बताओ कि फूटने से पहले इसका द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होगा, द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होगा। सर यह रेस्ट पे था, वीसीएम जो है वो 0 होगा, या डेल्टा वीसीएम 0 होना चाहिए, इसके द्रव्यमान केंद्र के वेग में परिवर्तन नहीं होगा। तो द्रव्यमान केंद्र के वेग में परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, तो फूटने से पहले क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं कि इसमें द्रव्यमान केंद्र का वेग जो होगा वह शून्य था, मतलब फूटने के बाद में भी द्रव्यमान केंद्र का वेग शून्य होना चाहिए। मतलब यह डेल्टा एक्सीएम 0 होगा,
कंडीशन में डेल्टा एक्ससीएम क्या होगा, 0 होगा इस कंडीशन में। इसका तात्पर्य यह है कि बम हमेशा हमेशा जब भी बम फूटेगा तो बम कुछ इस हिसाब से फूटता है। ये बात ध्यान रखना, अपने दिल और जहन में ये बात बिठा लो, अपनी रूह में ये बात हो जाए कि भाई अगर बम फूटेगा तो बम मान के चल 4 टुकड़ों में फटा। कितने में फटा? 4 समान द्रव्यमान के टुकड़ों में फटा। तो यह सारे द्रव्यमान के टुकड़े कुछ ऐसे जाकर गिरेंगे कि इनका सेंटर ऑफ मास, मान के चलो एक यहां पर गिरा, एक यहां पर गिरा, एक यहां पर गिरा, एक यहां पर गिरा, कुछ ऐसे जाकर गिरेंगे कि इनका डेल्टा एक्ससीएम 0 हो। मतलब कि सेंटर ऑफ मास की स्थिति में परिवर्तन नहीं आता है। सेंटर ऑफ मास की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। मतलब क्या होगा कि मान के चल मेरे पास यहां पे एक बम है, मैं यहां पर एक बम था, ये बम फट गया, तो एक टुकड़ा अगर उधर जाके गिरा, एक टुकड़ा m द्रव्यमान का यहां से 5 मीटर जाके दूर गिरा, और तो अगर उसी द्रव्यमान का एक और टुकड़ा है तो वह भी इधर से 5 मीटर जाके दूर गिरना चाहिए। क्यों गिरना चाहिए? ताकि उनका सेंटर ऑफ मास वहीं बना रहे, ताकि उनका सेंटर ऑफ मास वहीं बना रहे, सेंटर ऑफ मास वहीं बना रहे। मान के चल मैंने बोला कि यहां से यह R1 दूरी पर गिरा है, दूसरा वाला R2 दूरी पर गिरा, ये तीसरा वाला R3 दूरी पर गिरा, ये चौथा वाला R4 दूरी पर गिरा। इनका द्रव्यमान M1, M2, M3, M4 अलग अलग बोल दिया हमने, तो यहां पर डेल्टा एक्ससीएम 0 है। मतलब मैं लिखूंगा M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3। वैसे मुझे क्या लिखना चाहिए? डेल्टा एक्ससीएम 0 मतलब कि M1 डेल्टा R1 डेल्टा R2 डेल्टा R3, लेकिन यहां पर ये पहले तो 0 पर ही, तो इनिशियल तो 0 ही है, तो फाइनल होगा M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3। यह सब कुछ 0 होना चाहिए। मतलब ये कुछ ऐसे गिरेंगे कि उनका सेंटर ऑफ मास वहीं पर ही बना रहे। मतलब यहां से अगर एक टुकड़ा 3 मीटर की दूरी पर जाकर गिरा m द्रव्यमान का, तो उसके जस्ट अपोजिट एक और टुकड़ा 3 मीटर की दूरी पर जाकर गिरेगा ही गिरेगा, चाहे जो हो जाए। तो जब भी बम फटता है तो उसमें सारे टुकड़े, अगर मान कर हल्का टुकड़ा यहां से 10 मीटर की दूरी पर जाकर, मान कर m द्रव्यमान का टुकड़ा 10 मीटर की दूरी पर जाकर गिरा, इसका दूसरा भाग डबल द्रव्यमान का, तो वहां से 5 मीटर दूरी पर जाकर गिरेगा, ताकि उनका द्रव्यमान केंद्र वहीं पर ही बना रहे। क्या ये बात सभी को बहुत बढ़िया रूप से चमकती है? बिल्कुल बेटा। डेल्टा एक्ससीएम और डेल्टा आरसीएम भी हम इसे लिख सकते हैं। एक्स डायरेक्शन होगा तो एक्स लिखेंगे, टोटल होगा तो आरसीएम लिखेंगे, यह 0 होना चाहिए। क्या सभी को यह बहुत बढ़िया रूप से चमकता है? अगर हाँ, तो एक लास्ट बात करूंगा इसमें। हमें वैसे ज्यादातर एन नंबर ऑफ टुकड़े नहीं आएंगे, 90% जो क्वेश्चन होंगे वो 2 टुकड़े और 3 टुकड़े पर आते हैं, 2 टुकड़े और 3 टुकड़े पर आते हैं। तो उसके लिए बस एक इक्वेशन बनानी, हमें लास्ट बात करनी है। तो अगर मेरे पास एक बम फूटा है, 2 टुकड़ों में फूटा है ना, एक बम जो है वो 2 द्रव्यमान में टूटा, M1 द्रव्यमान में और M2 द्रव्यमान में बम टूटा, तो क्या मैं ऐसा बोलूंगा कि इसका वेग v1 होगा सर, इसका वेग v2 होगा, और ये कुछ ऐसे भागेंगे कि अगर इसका वेग v1 इधर है तो इसका वेग v2 इधर की तरफ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहां पर इनका रेखीय संवेग जो है वह संरक्षित होगा, या मैं ऐसा लिख सकता हूं P1 प्लस P2 जो होगा वो 0। देखो फिर से वही वाली बात है, P प्रारंभिक 0 होगा, P अंतिम भी 0 होना चाहिए। मतलब कि अंतिम संवेग जो है वो है P1 प्लस P2। ये क्या है? P1 का फाइनल प्लस P2 का फाइनल जो है, फाइनल P2 वो 0 होना चाहिए। या मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं कि सर P1 का फाइनल रेखीय संवेग बराबर होगा माइनस टाइम्स P2 का फाइनल रेखीय संवेग, या M1 V1 बराबर होगा माइनस M2 V2 के। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है ना। यहां पर सब में सदिश आएगा, क्योंकि परिमाणी ये क्या संवेग जो होता है वो सदिश रूप में होता है। ठीक है। अब एक इसके अंदर
जो ट्विस्ट पूछा जाता है वो होती है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो क्या मैं इस पे एक छोटी सी बात गतिज ऊर्जा को लेकर भी कर सकता हूं? काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा भी इसमें घुसा दिया जाएगा। अब देख भाई, जब इसके अंदर इतनी सारी चीजें आ चुकी है, जब मिल बैठेंगे चार यार इसमें, इसके अंदर द्रव्यमान, वेग, संवेग और ऊर्जा, तो क्यों ना बनेगी बात। क्या बोलते हो यार? तो यहां पर गतिज ऊर्जा भी अगर इसके अंदर आ गया, गतिज ऊर्जा में क्या पूछ सकते? अच्छा, ये पूछेंगे कि भैया ये बताओ कि यहां पर प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या थी? तो हम बोलेंगे सर प्रारंभिक गतिज ऊर्जा तो शून्य थी। क्या अंतिम गतिज ऊर्जा शून्य है या अशून्य है? बस इतना सा बता दो, मेरे को जिंदगी का सुकून मिल जाएगा, मेरी क्लास बढ़िया हो जाएगी। जाएंगे अब हम फिर उसके बाद में आखिरी बात करके, अंतिम गतिज ऊर्जा शून्य होगी या नहीं होगी, ये बता दो बस। अंतिम गतिज ऊर्जा शून्य होगी या नहीं होगी? अंतिम गतिज ऊर्जा शून्य होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। अंतिम गतिज ऊर्जा शून्य नहीं होगी। सर पहले तो जीरो नहीं, पहले तो जीरो थी, बाद में जीरो नहीं, ऐसा कैसे हो गया? गतिज ऊर्जा बढ़ कैसे गई? गतिज ऊर्जा बढ़ सकती है, वो आंतरिक ऊर्जा से आई है। आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कार्य ऊर्जा शक्ति में नेट का परिमाणी बल का कार्य बराबर होना चाहिए गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। तो यहां पर आंतरिक बल का कार्य हो रहा है, आंतरिक बल का कार्य है, या मैं बोल सकता हूं आंतरिक बल, या कौन सी, उस बम के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है, जिसने एक्चुअल में रेखीय ऊर्जा में परिवर्तन करती है। आंतरिक बल का कार्य जो होता है, जब बम फटा तो उसका आंतरिक बलों ने कार्य किया, जिसकी वजह से गतिज ऊर्जा प्रारंभिक तो शून्य नहीं थी, अंतिम शून्य हो गई। लोगों को लगता है गतिज ऊर्जा का परिवर्तन भी शून्य होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, गतिज ऊर्जा का परिवर्तन होगा 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 होगा। कुल ऊर्जा बोलते तो कुल ऊर्जा का परिवर्तन शून्य होता, कुल ऊर्जा का परिवर्तन शून्य होता, या ऊर्जा प्रारंभिक बराबर होना चाहिए ऊर्जा अंतिम में। ये तो क्या है? ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। देख, अब कंफ्यूज मत होना जाने की जल्दी में, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या ऊर्जा संरक्षित होती है? क्या ऊर्जा संरक्षण का नियम है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो क्या ऊर्जा संरक्षित होगी? क्या ऊर्जा संरक्षित होगी? हाँ, ऊर्जा संरक्षित होगी, कुल ऊर्जा संरक्षित होगी। कुल ऊर्जा संरक्षण का नियम है ये। कुल ऊर्जा तो सर इस दुनिया में हमेशा संरक्षित होती है। गतिज में से वो क्या थी? पहले रासायनिक ऊर्जा थी, जो अब चलेगी गतिज ऊर्जा में चलेगी, है ना। अगर मैंने मान के चलो यहाँ पे ताली बजाई, तो ताली कैसे बजी? सर मेरी आंतरिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न हुई, तो ऊर्जा तो संरक्षित है, ऊर्जा तो संरक्षित है। ये आवाज, मैंने जो ताली बजाई, ये ताली बजाई तो आवाज, ये ध्वनि ऊर्जा कहां चली गई सर? ध्वनि ऊर्जा कहां चली गई सर? यहां से तो बंद हो जाती है, नहीं, खत्म नहीं हुई। ये ऊर्जा जो है यहां पर आसपास जो अणु थे उन्होंने अवशोषित कर ली, उनके अंदर उनकी ऊर्जा बढ़ा ली उन्हें। तो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होती है। ये बात अपने दिमाग में घुसा ले, क्योंकि मैं कल पढ़ाऊंगा संगत, उसमें ये बात आएगी काम। क्या घुसानी? अपने बाल सीधे करो, बाल ऐसे कर लो सब एक बार, और बिल्कुल दिमाग खोल लो, दिमाग खोल लो, और दिमाग के अंदर टकली कर वाले एक काम कर, दिमाग में एकदम सही तरीके से बात घुसेगी। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। कुल ऊर्जा में बहुत सारी ऊर्जाएं आती है इस दुनिया में। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, ये सब कुल ऊर्जा के प्रकार है, ये ऊर्जा के प्रकार है। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि कुल ऊर्जा पहले और कुल ऊर्जा बाद में बराबर होना चाहिए, ऊर्जा संरक्षित होना चाहिए। उसमें कहीं नहीं लिखा कि गतिज ऊर्जा संरक्षित होनी चाहिए, स्थितिज ऊर्जा संरक्षित होनी चाहिए, ध्वनि ऊर्जा संरक्षित होनी चाहिए। नहीं सर, उसमें गतिज, स्थितिज, कोई सी भी ऊर्जा हो सकती है। तो यहां पर हमारे पास रासायनिक ऊर्जा से गतिज ऊर्जा बनी, तो ऊर्जा, क्या ऊर्जा संरक्षण का नियम लगेगा? ऐसा थोड़ी का सवाल आएगा, क्या ऊर्जा संरक्षण का नियम लगता है जब बम फटता है? बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है। क्या ये बात सभी के दिमाग में एकदम गहराइयों में उतरी? क्या सभी को यह आदि अनादि काल तक ये बात ध्यान रहेगी कि ऊर्जा संरक्षित हमेशा रहेगी, चाहे जो हो जाए? गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी मुझे नहीं पता। गतिज ऊर्जा कम ज्यादा हो सकती है,
तो क्या यहां पर गतिज ऊर्जा बढ़ गई? हाँ सर, यहां पर अब गतिज ऊर्जा बढ़ गई है। तो गतिज ऊर्जा या फाइनल गतिज ऊर्जा क्या लिख सकता हूं मैं? फाइनल गतिज ऊर्जा होगी हाफ mv1 का स्क्वायर प्लस हाफ mv2 का स्क्वायर, m2v2 का स्क्वायर। या फाइनल गतिज ऊर्जा जो है वो मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2। अच्छा, अब हमसे एक और बात पूछ सकते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2 का अनुपात क्या होगा, इनका अनुपात क्या होगा? तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात आ रही है आपकी तरफ। काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2 का जो अनुपात होगा वह किसके बराबर होगा? सर, गतिज ऊर्जा बराबर होती है हाफ mv स्क्वायर के। यहां पे इन दोनों का द्रव्यमान भी अलग अलग है, वेग भी अलग अलग है। ओके, मैं चाहूं तो गतिज ऊर्जा का एक और फॉर्मूला देख, आज पूरा फिजिक्स रिवाइज हो गया तेरा। गतिज ऊर्जा का एक और फॉर्मूला होता है p स्क्वायर अपॉन में 2m। क्या होता है? बिल्कुल सर, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, देख दोनों के लिए काइनेटिक एनर्जी 1 बटे में काइनेटिक एनर्जी 2 जो होगा वो बराबर होगा p1 का स्क्वायर अपॉन में 2m1 अपॉन में p2 का स्क्वायर अपॉन में 2m2। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, पहले और दूसरे वाले का रेखीय संवेग बराबर है। पहले और दूसरे वाले का द्रव्यमान अलग अलग है, वेग अलग अलग है, लेकिन रेखीय संवेग बराबर है। क्यों? क्योंकि यही बात तो इतनी देर से पढ़ रहे थे हम कि रेखीय संवेग संरक्षित होता है। तो रेखीय संवेग कट जाएगा, 2m से 2 से 2 कट जाएगा, m2 ऊपर चले जाएगा। काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन में काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर होगा m2 बटे में m1, या लास्ट बात मैं बोल सकता हूं गतिज ऊर्जा व्यक्त क्रमानुपाती हो जाएगी द्रव्यमान के जब संवेग नियत होता है। जब संवेग संरक्षित होता है, संवेग परिवर्तित नहीं होता, मतलब गतिज ऊर्जा व्यक्त क्रमानुपाती होती है द्रव्यमान के। गतिज ऊर्जा व्यक्त क्रमानुपाती होती है द्रव्यमान के। इसका मतलब यह हुआ कि जो हल्का वाला द्रव्यमान होगा उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी और भारी वाले द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा कम होगी। क्या मजा आ गया जिंदगी का? क्लियर है सारी बातें? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट सी बात थी दो द्रव्यमान को लेकर। तीन द्रव्यमान को लेकर बस इतना ही था। P1 प्लस P2 प्लस P3 जीरो होना चाहिए, उस पर कल एक सवाल करेंगे, है ना। कुछ सवाल मैं होमवर्क में डालूंगा, जितने बन जाए कर लेना, बाकी कल की क्लास में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले बहुत सारे। क्लियर है कहानी? चलो भाई, आ गया मजा। चलिए, तो जितना बड़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं हम कल की क्लास में 4 बजे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।